क्या आपने कभी किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को 9 सालों तक भयानक माइग्रेन से जूझते देखा है, जो सो नहीं पाता, ठीक से खा नहीं पाता, अरबों खर्च करके भी इलाज नहीं ढूंढ पाता, और फिर एक कप चाय से मरते मरते बचता है। वो चाय जिसे उस औरत ने बनाया था, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, और उसे बचाती है एक छोटी सी गरीब बच्ची जो कमरे में चीखती हुई आती है, पापा मत पीना, यह जहर है। मुंबई के आलीशान समुद्री किनारे पर बने एक विशाल बंगले में विक्रम मौर्य, जिसे विक्की के नाम से जाना जाता था, एक राजा की तरह रहता था। उसका साम्राज्य अजेय था, उसकी सत्ता निरंकुश थी, लेकिन हर दिन उसका सिर अंदर से शिकंजे में कसा महसूस होता था। कोई डॉक्टर, कोई निजी क्लिनिक, लाखों के प्रायोगिक इलाज भी उसकी मदद नहीं कर पाए। 9 साल की लंबी पीड़ा, 9 साल की नींदहीन रातें, जब वह अंधेरे में ताकता रहता था। 9 साल का वो अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उस रात से जब उसकी पत्नी की मौत हुई और उसकी बेटी की जिंदगी टूट गई थी, माइग्रेन हथौड़े के वार की तरह आते थे, बार बार, जब तक सांस लेना भी मुश्किल न हो जाए, जब तक पैरों पर खड़े रहना भी एक जंग न बन जाए, जब तक शहर का सबसे मजबूत आदमी खामोशी से टूट न जाए। उस रात बंगला शांत था, बहुत ज्यादा शांत। खिड़की के बाहर समंदर स्याही जैसा काला दिख रहा था। दर्द पहले से कहीं ज्यादा था। विक्की अपने स्टडी रूम में अकेला खड़ा था, उंगलियां कनपटियों पर दबाए हुए। उसकी नजर धुंधला रही थी। वह पहले से ही जानता था, एक और नींदहीन रात। तभी दरवाजा खुला। ईशिका अंदर आई, एक खूबसूरत, शांत, बेदाग औरत जो इतने सालों से उसके साथ थी। उसके हाथों में गरम हर्बल चाय का कप था। आपको आराम की जरूरत है, उसने धीरे से कहा। यह मदद करेगा, उम्मीद या मौत, सब कुछ उस एक कप में समाया था। विक्की ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हाथ कांपा, गर्माहट उंगलियों को छू गई। कमरा सांस रोके हुए था, और उसी पल, पापा मत पीना। दरवाजा धड़ाम से खुला। एक छोटी सी आकृति अंदर भागी। रिया, नंगे पैर, दुबली, पतली, आंखों में खौफ भरा हुआ। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, एक झटका, कप विक्की के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और बिखर गया। गर्म तरल कालीन पर फैल गया। पूरा कमरा सुन्न हो गया। विक्की का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसकी सांस रुक गई। पापा शब्द उसके दिमाग में बिजली की तरह गूंजा। बच्ची के दिल के कफार की। मामा तार। पीछे मीरा नजर आई, पीली पड़ी हुई, कांपती हुई, टूटती आवाज में माफी मांगने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रिया अपनी जगह से हिली नहीं। वह कांप रही थी, फिर भी निडर थी। मैंने देखा, उसने धीरे लेकिन साफ कहा। उसने चाय में सफेद पाउडर डाला था। रसोई में सन्नाटा छा गया, भारी, दम घोंटने वाला। गार्ड्स दौड़े चले आए। जांच के आदेश दिए गए। समय एक धारदार तलवार की तरह लटकता रहा, और जवाब आया। जहर, धीरे धीरे काम करने वाला विषैला पदार्थ, जिसे इस तरह से बनाया गया था कि मौत प्राकृतिक दिल के दौरे जैसी लगे। कमरे में ठंडक छा गई। विक्की ने एक शब्द नहीं कहा। वह बस कप के टुकड़ों को देखता रहा, फिर धीरे से ईशिका की ओर देखा। 9 साल का दर्द, 9 साल की पीड़ा, 9 साल का यह विश्वास कि यह किस्मत थी। यह सब कोई बीमारी नहीं थी, यह धोखा था। लेकिन जहर से भी ज्यादा उसे एक और बात ने चौंका दिया। उसके सामने खड़ी छोटी सी बच्ची, सड़क से आई, एक भूखी बच्ची जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। उसने उसे पापा कहा था, और उस पल मुंबई का सबसे शक्तिशाली आदमी समझ गया। असली चमत्कार यह नहीं था कि वह बच गया, बल्कि यह था कि उसे किसने बचाया। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो 1 मिनट रुकिए। उस परोपकार की शक्ति के बारे में सोचिए, खासकर तब जब कोई और उसे दिखाने की हिम्मत न करे। टिप्पणियों में लिखें कि आप किस शहर और देश से हैं और आपके यहाँ अभी क्या समय हुआ है। यह देखकर हमेशा अच्छा लगता है कि कैसे ऐसी कहानियां दुनिया भर के लोगों को जोड़ती हैं। यह अमेरिका, लंदन, कनाडा, जमैका, दक्षिण अफ्रीका है। हमें लिखें और बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मुंबई के आलीशान समुद्री किनारे पर, जहां अरब सागर की हवाएं पतझड़ की शामों का तीखा एहसास लाती थीं, विक्रम मौर्य 42 साल की उम्र में सत्ता, डर और खामोशी पर बना एक साम्राज्य चलाता था। गोरे रंग का भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन, 6 फीट कद, चौड़े कंधे, इस्पाती भूरे आंखें, जो प्रतिद्वंद्वियों और धोखेबाजों का सामना बिना किसी झिझक के करती थीं। समंदर किनारे उसका बंगला एक किले की तरह खड़ा था। ऊंची पत्थर की दीवारों और लोहे के गेट के पीछे संगमरमर के फर्श, क्रिस्टल के झूमर। एक ऐसी जिंदगी जिसका ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देख सकते थे। लेकिन उन दीवारों के भीतर विक्की की दुनिया बिखर रही थी, और कोई पैसा, कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती थी। 9 साल पहले एक क्रूर घात लगाकर किए गए हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया। उसकी गाड़ी, जो उसके लिए थी,
उसकी पत्नी को ले गई। वह तुरंत मर गई। उनकी इकलौती बेटी सिया तब 7 साल की, जिसकी आंखें कभी चमकती थीं, कमर के नीचे से लकवाग्रस्त हो गई। व्हीलचेयर उसके लिए एक पिंजरा बन गई थी। कभी बंगले के लंबे गलियारों में गूंजने वाली हंसी गायब हो गई। परिवार के डिनर और शाम की कहानियों से भरा घर खामोश अफसोस की कब्र में बदल गया था। उस देर शाम विक्की समंदर के ऊपर अपने निजी बगीचे में अकेला बैठा था, उसी बगीचे में जहां कभी सिया तितलियों के पीछे भागती थी। माइग्रेन फिर से हथौड़े की तरह माथे के बीच में मारा। 9 साल से ऐसा ही था, एक लगातार दबाने वाला दर्द जिसे कोई विशेषज्ञ, न्यूयॉर्क या लॉस एंजल्स का कोई निजी क्लिनिक, लाखों का कोई इलाज शांत नहीं कर सका। उसने अपनी उंगलियां कनपटियों पर दबाईं, दांत भींचे, धीरे धीरे सांस ली। एक और नींदहीन रात आ रही थी, अपराधबोध की एक और रात जो उसकी आत्मा को कुरेद रही थी। वह क्यों, मैं क्यों नहीं, ये सवाल हर सचेत पल में उसे परेशान करता था। उसने अपने परिवार की रक्षा के लिए एक साम्राज्य बनाया था, लेकिन उसकी पसंद ने उन्हें निशाना बना दिया। अफसोस उसकी छाती में एक जीवित प्राणी की तरह रहता था, दिल की हर धड़कन के साथ गहरा उतरता जाता था। वह ठंडा, कठोर होता गया, अपने पुराने स्वरूप को क्रूर हिंसा और लोहे के नियंत्रण की परतों के नीचे दफनाता गया। लेकिन शांत पलों में जब दर्द नई ताकत के साथ भड़क उठता था, पुराना विक्की, वही जो कभी सिया को मरीन ड्राइव के किनारे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाता था, सुनने के लिए चीखता था। देर शाम बंगला और भी ज्यादा खाली लग रहा था। विक्की स्टडी रूम की बड़ी खिड़कियों के पास खड़ा था, काले पानी को देख रहा था। उसकी मंगेतर ईशिका, खूबसूरत और महत्वाकांक्षी, एक और तनावपूर्ण डिनर के बाद कुछ घंटे पहले चली गई थी। वह क्षेत्रों के विस्तार, नए गठबंधन की बातें कर रही थी। विक्की ने उसे लगभग सुना ही नहीं। उसके विचार सिया में अटके थे। उसने फिर से शाम को लगभग कुछ नहीं खाया था। छोटी छोटी कंधे कुर्सी में झुके हुए थे, नजरें शून्य में। साहब, पुरानी हाउसकीपर ने दरवाजे से धीरे से कहा, सिया मैडम आपको बुला रही हैं। उसने सिर हिलाया और लंबे गलियारे से चला। हर कदम भारी लग रहा था। सिया का कमरा हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। किताबें जिन्हें वह अब पढ़ नहीं सकती थी, खिलौने जिनसे वह अब खेलती नहीं थी। जब वह अंदर आया तो उसने आंखें ऊपर उठाईं। चेहरा पीला और थका हुआ था। पापा, अभी भी दर्द होता है, उसने फुसफुसाया। विक्की व्हीलचेयर के पास घुटनों के बल बैठ गया और अपनी बेटी का छोटा हाथ अपने बड़े हाथों में ले लिया। अपराधबोध की एक लहर उसे घेर गई। यह बच्ची, उसकी बेटी, उसकी रोशनी ने उसकी जिंदगी की कीमत चुकाई थी। उसने गला साफ किया और खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। हम लड़ेंगे मेरी बच्ची, कल फिर थेरेपी सेशन है, सबसे अच्छे डॉक्टर फिर आएंगे। सिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी चमक बुझ चुकी थी। वह कई सालों से सच में हौसी नहीं थी। विक्की वहीं रहा जब तक बेटी परेशान नींद में खो नहीं गई। फिर वह बगीचे में लौट आया। माइग्रेन नई ताकत से बढ़ गया था। उसने अपने लिए एक ड्रिंक डाली, लेकिन उसे छुआ नहीं। शराब अब सिर्फ दर्द को बढ़ाती थी। कुछ हफ्तों बाद विरोधी गुटों का दबाव बढ़ गया। एक तनावपूर्ण शाम मुंबई के दक्षिणी हिस्से में विक्की अपने कप्तानों से एक कम रोशनी वाले गोदाम में मिला। एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह उसके क्षेत्र में तेजी से घुसपैठ कर रहा था, आपूर्ति को धमकी दे रहा था। शब्द और तीखे होते गए। विक्की दृढ़ रहा, आवाज शांत और अधिकारपूर्ण, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। उसके हर आदेश से नई जानें जोखिम में पड़ जाती थीं। हर फैसला उसे उस रात की याद दिलाता था जब उसने अपनी पत्नी को खोया था। जब मीटिंग खत्म हुई और गाड़ियां अंधेरे में चली गईं, तो उसे जाना पहचाना चक्कर महसूस हुआ। एक और माइग्रेन आ रहा था। विक्की अपनी एसयूवी से सटकर खड़ा हो गया, सांस ली, खुद को कमजोरी दिखाने की इजाजत नहीं दी। बॉस, सब ठीक है? एक आदमी ने पूछा। चलो, विक्की ने फुसफुसाया। गाड़ी मुंबई की सड़कों पर चल पड़ी, उन मोहल्लों से गुजरते हुए जहां टिमटिमाती रोशनी टूटे हुए फुटपाथों को रोशन कर रही थी और परिवार ठंड में सिकुड़ रहे थे। उसने उन्हें रंगीन शीशों से देखा। अजीब लड़ाई कहीं अंदर चल रही थी। बहुत पहले उसके पास खुद कुछ नहीं था, अब उसके पास सब कुछ था। फिर भी वह उनमें से किसी से भी ज्यादा गरीब महसूस कर रहा था। अगली सुबह धुंधली रोशनी बंगले में फैली। विक्की फिर से बगीचे में घूम रहा था, शांति की तलाश में। पत्नी द्वारा लगाए गए गुलाब अभी भी जिद से खिल रहे थे। उसने एक पंखुड़ी को छुआ, उसकी मुस्कान याद करते हुए। अंदर एक तूफान रेजिंग था। क्रूर अफसोस लोहे जैसी इच्छा शक्ति से टकरा रहा था जो उसके साम्राज्य को थामे हुए थी। और इस बीच कुछ मील दूर मुंबई के दक्षिणी हिस्से में एक जर्जर घर में, जहां टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती थी, मीरा शर्मा अपनी खामोश जंग लड़ रही थी। 32 साल की सिंगल मां, एक तिनके जितनी पतली, कुपोषण से फीके पड़े बालों वाली। नींद उसके लिए बहुत पहले ही एक विलासिता बन चुकी थी। कुछ हफ्तों से वह पाठ,
टाइम सफाई कर्मी का काम कर रही थी, जिसमें हफ्ते में 3 बार मौर्य के बंगले में भी काम शामिल था, जो अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता था, लेकिन पैसे बमुश्किल पूरे पड़ते थे। उस सुबह वह उठी और देखा कि बिजली फिर से गुल थी। उसकी 8 साल की बेटी रिया एक पतले कंबल के नीचे पुराने सोफे पर कांप रही थी। माँ, मुझे भूख लगी है, रिया ने धीरे से कहा। आवाज डरपोक और छोटी थी। मीरा का दिल और टूट गया। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया, आंसू रोकने की कोशिश करते हुए। मुझे पता है बच्ची, मैं कुछ ढूंढती हूँ। उसका आखिरी अच्छा कोट उसने कुछ हफ्ते पहले बेच दिया था। रेफ्रिजरेटर में आधा खाली मूंगफली के मक्खन का झाड़ था। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी, पड़ोसियों के झगड़ने की आवाजें और दूर की सायरन लाती हुई। मीरा की जिंदगी क्रूर, बेतुकी अन्याय की एक श्रृंखला थी। पिता जो जिम्मेदारी से भाग गया था, मेडिकल बिल जिसने हर तनख्वाह खा ली थी, मकान मालिक जो निर्ममता से किराया बढ़ा रहा था। उसने यह सब खामोशी और दृढ़ता से सहा, लेकिन अंदर से वह खुद को असहाय महसूस करती थी। हैरान थी कि कितनी तेजी से सब कुछ ढह गया था। उसने रिया को बड़े बड़े पुराने कपड़े पहनाए। बच्ची के नंगे पैर फटे हुए स्नीकर्स में फिसल रहे थे। मेरे पास रहना, मीरा ने फुसफुसाया। माँ को फिर बड़े घर में काम पर जाना है। रिया ने सिर हिलाया। आंखें खुली हुई थीं, उनमें डर और बचकाना जिज्ञासा का मिश्रण था। उसने बंगले के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह इस दुनिया के अंदर होगी। शाम होते होते जब मीरा बंगले के निचले कमरों में चुपचाप काम कर रही थी, छोटी रिया चुपके से फिसल गई। भूख और बेचैन बचकाना आत्मा उसे बगीचे की ओर ले गई, जिसे उसने बाढ़ के आर पार देखा था। बच्ची ने एक छोटा सा छेद ढूंढा और उसमें से गुजर गई। अब वह नंगे पैर थी, अपने जूते मिट्टी में छोड़ आई थी। पैरों के नीचे घास ठंडी और अजीब लग रही थी। तभी उसने उसे देखा, लगभग अपनी ही उम्र की एक लड़की, फूलवारी के पास व्हीलचेयर में स्थिर बैठी हुई। चेहरा गहरी उदासी से ढका हुआ था। कुछ ऐसा था जिसने रिया को सीने में जोर से खींच लिया। वह इस नजर को पहचानती थी। हर दिन उसे शीशे में देखती थी। बिना सोचे छोटी, थकी हुई बच्ची आगे बढ़ी। उसके हाव भाव डरपोक थे, लेकिन दृढ़। विक्की ऊपर बालकनी से देख रहा था। एक और माइग्रेन उसे घेर रहा था। अपने बगीचे में एक स्ट्रीट बच्चे को देखकर उसे पहले गुस्सा आया, तीखा, सुरक्षात्मक, लेकिन फिर उसने देखा कि सिया का चेहरा कैसे बदल गया था। बस थोड़ा सा। तभी फटी हुई कपड़े पहनी बच्ची हिलने लगी। रिया नाचने लगी, बेतरतीब ढंग से, लेकिन शुद्ध, अनाड़ी खुशी के साथ घूम रही थी। अपनी पतली बाहों को रोबोट की तरह हवा में लहरा रही थी, मजेदार चेहरे बना रही थी। धड़ाम से नरम घास पर गिर पड़ी और तुरंत एक चमकीली मुस्कान के साथ उठ खड़ी हुई, सीधे सिया की ओर देख रही थी। और तब 9 साल में पहली बार सिया के होंठों से एक छोटी, सच्ची हंसी निकली। विक्की ने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। दिल इतनी जोर से धड़का कि उसकी सांस रुक गई। अंदर शक और कुछ पूरी तरह से अलग, गहरा, बेकाबू होकर फट पड़ा। इस बच्ची ने, एक गरीब बच्ची ने, उस दुनिया से जो उसने बहुत पहले छोड़ दी थी, कुछ ही मिनटों में वह कर दिखाया था जो लाखों डॉलर और अनगिनत डॉक्टर नहीं कर पाए थे। उसमें एक प्रचंड सुरक्षात्मक प्रवृत्ति जाग उठी, ऐसी जो उसने सिया के जन्म के बाद से महसूस नहीं की थी। न रोमांटिक, न पोसेसिव, बल्कि शुद्ध पिता का प्यार। एक पहचान जिसने 9 साल के अपराधबोध और दर्द को काट दिया। उसने आज रात सपने में मुझे पापा कहा था। एक अप्रत्याशित विचार कौन था? हालांकि वह समझा नहीं पाया कि यह कहां से आया। भ्रम, सदमा, माइग्रेन जैसे थोड़ा पीछे हट गया जब वह रिया को और बहादुरी से नाचते हुए देखता रहा। सिया की हौसी और तेज होती जा रही थी। नीचे बगीचे में मीरा, जिसे एक चिंतित नौकरानी ने आगाह किया था, बाहर भागी। उसने अपनी बेटी को देखा और डर और भ्रम में जम गई। रिया, मीरा ने बुलाया, आवाज नरम, कांपती हुई। उस शक्तिशाली आदमी के क्या करने की संभावना के डर से भरी हुई थी। लेकिन विक्की सीढ़ियों से नीचे आया। उसके कदम नाप तौल कर पड़ रहे थे। उसकी नजर मां पर नहीं, बल्कि उस बच्ची पर टिकी थी जिसने उसके घर के अंधेरे को तोड़ दिया था। यह विरोधाभास उसे थप्पड़ की तरह लगा। बच्ची का थका हुआ शरीर, अपमानजनक फटे कपड़े, मीरा की तनावपूर्ण मुद्रा में खामोश निराशा, अन्यायपूर्ण, गहरा अन्यायपूर्ण। फिर भी यह बच्ची खुशी दे रही थी, आजादी से, बदले में कुछ भी मांगे बिना। विक्की के अंदर का तूफान और तेज हो गया। सिया की पीड़ा के लिए अपराधबोध का क्रूर टकराव और इस नाजुक, दृढ़ प्राणी की रक्षा करने की एक शक्तिशाली नई इच्छा जो उसकी टूटी हुई दुनिया में भटक गई थी। पहले उसने एक शब्द नहीं कहा, बस देखता रहा और 9 साल का बोझ उसे दबाता रहा, जब तक कुछ नया, उम्मीद, जिम्मेदारी, एक अनूठा पिता का आकर्षण जड़ें जमाने नहीं लगा। बाद में उसी शाम मुंबई के डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी मौर्य के बंगले के सजे धजे लॉन पर शहद की तरह फैल गई।
विक्रम मौर्य बालकनी से चौड़ी पत्थर की सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते ठंडे संगमरमर पर खामोशी से पड़ रहे थे। माइग्रेन, जो 1 मिनट पहले सिर को तोड़ने की धमकी दे रहा था, अब एक हल्की धड़कन तक सिमट गया था। उसकी जगह एक कहीं ज्यादा परेशान करने वाली चीज ने ले ली थी, एक प्रचंड सुरक्षात्मक आकर्षण जिसे वह कोई नाम नहीं दे सकता था। विक्की की इस्पाती भूरे आंखें बगीचे में घूमती हुई छोटी नंगे पैर वाली आकृति पर टिकी थीं। रिया एक ऐसे बच्चे की कच्ची अनगढ़ ऊर्जा के साथ घूम रही थी जिसने कभी पर्याप्त भोजन या पर्याप्त सुरक्षा नहीं जानी थी। उसकी पतली बाहें हवा में चौड़े चाप बना रही थीं। उसके दुबले कंधे से एक बड़ी बेमेल कमीज फिसल रही थी जब वह घूम रही थी। उसने अपने गाल फुलाए, आंखें टेढ़ी की, धड़ाम से घास पर गिर पड़ी और तुरंत एक चमकीली, आशा भरी मुस्कान के साथ उठ खड़ी हुई। पूरी तरह से सिया की ओर देख रही थी। व्हीलचेयर में बैठी लकवाग्रस्त लड़की ने एक बार ताली बजाई, फिर एक और बार। छोटी छोटी हथेलियां हर ताली के साथ ताकत पकड़ रही थीं। एक सच्ची हौंसी, नाजुक लेकिन अनियंत्रित, सिया के होंठों से निकली और बगीचे में एक लंबे समय से भूले हुए गीत की तरह तैर गई। विक्की लॉन के किनारे रुक गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसा कि गली मोहल्ले की झड़पों में भी नहीं होता था। यह बच्ची जैसे मेरे सबसे बुरे सपनों से निकली थी कि क्या हो सकता था। यह विचार ताजा और तीखा था। अपनी बेटी की रक्षा न कर पाने के 9 साल के लगातार अफसोस का सामना इस बच्ची की रक्षा करने की एक नई जलती हुई प्रवृत्ति से हुआ। न एक बॉस के रूप में, न एक अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में, बल्कि कुछ ज्यादा गहरा, एक पिता का सहज ज्ञान जो सबसे अप्रत्याशित जगह पर जागृत हुआ था। मीरा शर्मा लगभग दौड़ती हुई कोने से मुड़ी, सांसें छोटी, घबराहट भरी धड़कनों में चल रही थीं। सफाई का कपड़ा अभी भी कांपते हाथ में फंसा हुआ था। वह दर्दनाक रूप से पतली थी। महीने भर से एक हिस्से से 2 बनाने की वजह से उसके गाल धंस गए थे। एक साधारण पोनीटेल में बंधे उसके काले बाल उसके चेहरे पर छाई थकान को छिपा नहीं पा रहे थे। मुंबई आर नाच एस दारण दक्षिणी छोर पर स्थित जिस अपार्टमेंट में वह हर रात लौटती थी, वह कोई गर्माहट नहीं देता था, बस टपकती हुई छतें। ऐसी रातें जब हवा टूटे हुए फ्रेमों से सीटी बजाती थी और लगातार यह डर कि समाज कल्याण अधिकारी आखिरकार रिया को ले जाएंगे। आज का अपमान खास तौर पर क्रूर था। सुबह मकान मालिक ने 2 हफ्ते के किराए के बकाये के कारण उनका दरवाजा बंद कर दिया था और उसे रात बिताने के लिए पड़ोसियों से फर्श पर कोने की जगह मांगनी पड़ी थी। वह बिना नींद के लेटी रही, पेट की गुड़गुड़ाहट सुनती रही और खुद से कसम खाई कि वह कोई रास्ता जरूर निकालेगी। रिया, मीरा की आवाज धीरे, डरपोक, लगभग माफी मांगने वाली लग रही थी जब उसने उनकी ओर आते शक्तिशाली आदमी को संबोधित किया। माफ करना साहब। वह भाग गई थी। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, कृपया हमें माफ कर दें। उसके पैर लड़खड़ा गए। दोनों दुनियाओं के बीच का अंतर उसे शारीरिक रूप से मार रहा था। यहाँ खिलते गुलाबों और ताजी कटी घास की सुगंध, उसकी अपनी दुनिया में नमी और निराशा की खट्टी गंध के विपरीत। उसका सिर घूम गया। वह गिरने से बचने की कोशिश में सहज रूप से एक पत्थर की बेंच पर झुक गई। विक्की ने हाथ उठाया, गुस्से में नहीं बल्कि एक शांत, अधिकारपूर्ण हावभाव में। रुको। उसकी आवाज शांत, स्थिर थी, जिसमें उस वजन के साथ आदेश देने की शक्ति थी जिससे कठोर लोगों से भरी सभाओं को बिना आवाज ऊंची किए कमांड दी जाती थी। लेकिन अंदर किसी भी माइग्रेन से ज्यादा तेजी से तूफान रेजिंग था। वह ऐसी दिखती है जैसी सिया दिख सकती थी अगर मैं पूरी तरह से असफल हो जाता। अफसोस पहले से ज्यादा तीखा होकर मुड़ गया। क्रूर आंतरिक फाड़, क्रूर क्रूरता पर बने साम्राज्य और उस अचानक सब समा लेने वाली जरूरत के बीच इस लड़की की रक्षा करने की जो उसे हर उस चीज की याद दिलाती थी जिसे उसने खो दिया था। रिया ने अपनी मां को देखा और जम गई। नंगे पैर नरम घास में जड़ें जमाए हुए थे। उसकी चौड़ी आंखें मीरा और विक्की के बीच घूमती रहीं। उनमें डर और बचकानी जिज्ञासा का मिश्रण था। मां, बच्ची ने धीरे विनम्र आवाज में समझाया, जैसी बच्चे उन वयस्कों से बात करते हैं जिनके हाथ में एक नाजुक दुनिया होती है। वह दुखी थी। मैं बस उसे हंसाना चाहती थी। सिया अभी भी हौसी के बाद हाँफ रही थी। 1 इंच और करीब आ गई। उसने हंसाया। पापा, सच में हंसाया। उनके चारों ओर सन्नाटा गहरा गया। लंबे सेकंड तक कोई नहीं बोला। विक्की रिया को देख रहा था। पतले कपड़े के नीचे दिखती पसलियां, निर्दयी सड़कों से उसके घुटनों पर लगी गंदगी। जिस तरह से छोटे कंधे उस बोझ को ढो रहे थे जिससे किसी 8 साल के बच्चे को परिचित नहीं होना चाहिए था। अन्याय उसे खरोंच रहा था, जबकि वह हजारों धागों वाली चादरों पर सो रहा था और दौलत पर हुक्म चला रहा था। यह बच्ची और उसकी मां ऐसी रातें बिता रही थीं जब हवा कपड़ों को चाकुओं की तरह काटती थी। विरोधाभास,
सदमा। अगली सुबह स्टडी रूम में बिना नींद के बिताने के बाद विक्की ने चुपचाप आदेश दिए। उसने सुरक्षा प्रमुख को सफाई के दौरान मीरा और रिया को बगीचे तक पहुंचने की इजाजत देने के लिए कहा। यह सुनिश्चित करें कि वे जाने से पहले खाना खा लें, उसने एक सख्त आवाज में जोड़ा। इस आदेश से उसे कुछ भी खर्च नहीं हुआ, फिर भी यह कई सालों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला लग रहा था। उसी हफ्ते बाद में विरोधी गुटों के साथ एक और झड़प ने उसकी सहनशक्ति का परीक्षण किया। शहर के पश्चिमी हिस्से में एक तनावपूर्ण शाम की सवारी के दौरान विक्की के काफिले को 2 काली एसयूवी ने रोक लिया। लोग बाहर निकले, हाथ दिख रहे थे, लेकिन नजरें कठोर थीं। शब्द धीरे धीरे तीखे ढंग से बदले गए। क्षेत्रों के उल्लंघन के आरोप, विनम्रता में छिपी धमकियां। विक्की गाड़ी में खिड़की थोड़ी खुली छोड़कर बैठा रहा। उसकी अकेली मौजूदगी ही तनाव को कम करने के लिए काफी थी। जब प्रतिद्वंद्वियों की गाड़ियां चली गईं, तो पुराना अपराधबोध नई ताकत से उमड़ पड़ा। हर छाया जो मैं डालता हूं, ज्यादा से ज्यादा निर्दोषों को खतरे में डालती है। नाचती हुई रिया की छवि उसके मन से नहीं हट रही थी। उसी दिन बगीचे में रिया नई ऊर्जा के साथ वापस आ गई थी। उसने कई दिनों में पहली बार बंगले की रसोई से ठीक से खाना खाया था। मीरा सम्मानजनक दूरी से देख रही थी, छत पर कपड़े तह कर रही थी। उसके चेहरे पर सतर्कता का भाव धीरे धीरे सावधानी भरे आश्चर्य में बदल रहा था। जब रिया ने एक नया करतब दिखाया, एक अनाड़ी तार पर चलने वाले कलाकार की नकल करते हुए, सिया की हंसी पहले से ज्यादा जोर से निकली। मीरा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसकी गरीबी का अपमान, वे रातें जब उसने रिया को भूख के दर्द के बावजूद गोद में सुलाया था, उस व्यवस्था की बेतुकी क्रूरता जो अच्छी माताओं को गरीबी में जीने के लिए छोड़ा था देती है, जबकि विक्की जैसे लोग महलों में रहते हैं। यह सब इतना दबाव डाल रहा था कि लगता था वह टूट जाएगी। विक्की एक ओक के पेड़ की छाया से देख रहा था। उसने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे। अंदर का संघर्ष और ज्यादा तीव्र, व्यक्तिगत होता जा रहा था। यह अब सिर्फ सिया के बारे में नहीं था। नंगे पैर वाली लड़की ने उसके दिल का दरवाजा खोल दिया था, वही दरवाजा जिसे उसने घात लगाकर किए गए हमले के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया था। पहली बार जब उसने उसकी निस्वार्थ खुशी देखी, एक बहरा कर देने वाला लगाव, एक प्रचंड सुरक्षात्मक पितृत्व उसे जला दिया था। उसने मुझे किसी आधे अधूरे सपने में पापा कहा था। अजीब विचार फिर से आया और उसके साथ दिशाहीन सदमे की एक लहर। कुछ हफ्तों बाद मीरा के सफाई के समय के दौरान एक अचानक तेज बारिश ने उन्हें बंगले में रोक दिया। रिया और सिया पहली बार एक कमरे में खेल रही थीं, विंटर गार्डन में तकियों से महल बना रही थीं। मीरा खिड़की के पास अजीब ढंग से खड़ी थी, खुद को बाहों से घेरे हुए थी। विक्की चुपचाप पास आया और उसे गर्म कप कॉफी और एक प्लेट खाना दिया। बैठिए, उसने बस कहा। उसकी आवाज में मना करने की जगह नहीं थी, फिर भी उसमें कोई धमकी नहीं थी। मीरा हिचकिचाई। धन्यवाद साहब, जरूरत नहीं थी, उसने मुश्किल से सुना जा सके ऐसी आवाज में फुसफुसाया। उसने धीरे धीरे खाया, हर निवाले का स्वाद लिया, जैसे खाना किसी भी पल गायब हो सकता था। पेट की गर्माहट से एक और चक्कर आया, कमजोरी से नहीं बल्कि एक डरावने एहसास से। यह शक्तिशाली आदमी शायद सच में उसे देख रहा था। डर और जिज्ञासा उसकी छाती में लड़ रहे थे। वह सिर्फ फेंके जाने और उदासीनता को जानती थी। यह अचानक दया खतरनाक लग रही थी, जैसे जमीन किसी भी पल उसके पैरों के नीचे से खिसक सकती थी। रात होते होते विक्की फिर से बालकनी में अकेला खड़ा था। बगीचे की लालटेनें घास पर लंबी परछाइयां डाल रही थीं, जहां रिया नाचती थी। उसके अंदर का अफसोस बदल गया था। अब यह सिर्फ सिया के लिए नहीं था, बल्कि हर उस बच्चे के लिए था जिसे इस दुनिया ने धोखा दिया था, जिसमें वह भी शामिल थी जो उसके किले में भटक गई थी। क्रूर भावनात्मक संघर्ष उसकी सांसें रोक रहा था। उसके पास वो सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था, फिर भी वह उसे एक दोपहर में उन सभी सालों से ज्यादा अमीर महसूस कर रहा था जब उसने साम्राज्य बनाया था। नीचे मीरा रिया को गेस्ट विंग में एक अस्थायी बिस्तर पर सुला रही थी। बच्ची आधी सो चुकी थी, पेट भरा हुआ था और एक नई दोस्त भी थी। मीरा ने बेटी के माथे से एक लठ हटाई। दिल एक नाजुक, डरावनी उम्मीद से भर गया था। कई सालों में पहली बार भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय नहीं लग रहा था, लेकिन विक्की जानता था उन सभी के लिए एक परीक्षा इंतजार कर रही थी। नंगे पैर वाली बच्ची उसके बगीचे में आई थी और कुछ भी नहीं, न प्रतिद्वंद्वी, न माइग्रेन, न उसके दिल के चारों ओर की दीवारें कभी पहले जैसी नहीं होंगी। देर रात जब बगीचे की रोशनी हल्की चमक में फीकी पड़ गई थी, विक्रम मौर्य अपने स्टडी रूम में अरब सागर के ऊपर अकेला बैठा था। भारी ओक की मेज पर मोटे रजिस्टर और एन्क्रिप्टेड फोन बिखरे पड़े थे। साम्राज्य के प्रतीक जिन्हें लगातार ध्यान की जरूरत थी। पुराने व्हिस्की का क्रिस्टल का गिलास अछूता पड़ा था।
माइग्रेन एक नए बदले के साथ लौट आया था। आंखों के पीछे दूर की गड़गड़ाहट की तरह बज रहा था, लेकिन कुछ और भी था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। नंगे पैर वाली बच्ची की हौंसी की याद सिया की हौंसी के साथ गुंथी हुई। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। ईशिका अंदर आई। सिल्क के बाथरोब में खूबसूरत दिख रही थी। चांदी की ट्रे पर एक गर्म कप लिए हुए थी। आप थके हुए लग रहे हैं विक्की, मैंने तुम्हारी हर्बल चाय बनाई है, वही जो विशेषज्ञ ने बताई थी। उसकी मुस्कान सुसज्जित, चिंतित थी। उसने सिर हिलाकर कप लिया। गर्माहट उंगलियों से रिस रही थी। जैसे ही विक्की ने उसे होंठों से लगाया, दरवाजा धड़ाम से खुला। रिया अभी भी अपनी बड़ी बेमेल कमीज में थी। कमरे में एक छोटे से तूफान की तरह घुस आई। आंखें डर से चौड़ी खुली हुई थीं। पापा मत पीना, यह जहर है। बिना सोचे 8 साल की बच्ची आगे बढ़ी और कप उसके हाथ से छीन लिया। गर्म तरल प्राचीन कालीन पर फैल गया। चीनी मिट्टी के बर्तन टुकड़े टुकड़े हो गए। कमरा जम गया। विक्की का दिल इतनी जोर से धड़का कि वह लगभग रुक ही गया। पापा, यह शब्द उसकी पालकर्णे मुआंद खोपड़ी में गूंजा और कुछ ऐसा खोल दिया जो इतनी गहराई में दबा हुआ था कि वह आत्मा को चीरने वाले भूकंप जैसा महसूस हुआ। पीछे दरवाजे पर मीरा प्रकट हुई, पीली पड़ी हुई, कांपती हुई, अपनी बेटी का पीछा करते हुए बंगले के गलियारों से गुजर रही थी। साहब माफ करना, मीरा ने फुसफुसाया। आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह शायद नींद में चल रही थी। या कृपया हमें माफ कर दें। उसकी दुबली आकृति लड़खड़ा गई। पल का अपमान भारी पड़ रहा था। एक गरीब माँ जिसकी बच्ची ने अभी एक ऐसे आदमी की शांति भंग की थी जो एक फोन कॉल से उन दोनों को तबाह कर सकता था। चक्कर फिर से आ गया। उसने दरवाजे की चौखट पकड़ ली। डर और भ्रम अंदर टकराए। विक्की ने धीरे से खाली तश्तरी नीचे रखी। उसकी इस्पाती भूरे आंखें रिया पर केंद्रित थीं। बच्ची उसके और बिखरी हुई चाय के बीच चुनौती भरी खड़ी थी। छोटी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने देखा था उसे कुछ डालते हुए पहले, रिया ने धीरे कहा, आवाज विनम्र लेकिन दृढ़, जब मां रसोई में सफाई में मदद कर रही थी। एक छोटी सी शीशी से सफेद पाउडर जिसे उसने छिपा रखा था। गार्ड्स कुछ ही सेकंड में आ गए। जांच के आदेश दिए गए। स्टडी रूम में सन्नाटा घना हो गया, लगभग पवित्र। विक्की के दिमाग में सब कुछ जबरदस्त ताकत से उलट गया। 9 साल का अपराध बोध जो उसे परिवार की रक्षा न कर पाने के लिए कुतर रहा था, अब एक नए तीखे दर्द में बदल गया था। यह बच्ची, दक्षिणी छोर की एक भूखी बच्ची, ने अभी उसकी जान बचाई थी और उसे पापा कहा था। यह शब्द उसकी सारी कवच परतों को चीरता हुआ निकला जिसे उसने जीवन भर बनाए रखा था। एक प्रचंड पिता का आवेग, बहरा कर देने वाला और जलन पैदा करने वाला, उसे पहले ही कहे गए शब्द से घेर गया। न संदेह, न हिसाब किताब, शुद्ध सुरक्षात्मक प्यार, इतना मजबूत कि उसके घुटने कांप गए। कुछ घंटों बाद, भोर से पहले, प्रयोगशाला के परिणामों ने सबसे बुरे की पुष्टि की। चाय में धीरे धीरे काम करने वाला विषैला पदार्थ था जो प्राकृतिक दिल के दौरे की नकल कर सकता था। ईशिका का धोखा अंधेरे में छुपे खंजर की तरह लगा। वह एक प्रतिद्वंद्वी गुट के साथ काम कर रही थी, उसे धीरे धीरे कमजोर कर रही थी, नियंत्रण हथियाने के लिए जमीन तैयार कर रही थी। विक्की खिड़की के पास स्थिर खड़ा रहा जबकि उसके आदमियों ने उसे चुपचाप गार्ड्स के साथ ले गए। न कोई चीख, न कोई ड्रामा, बस उस आदमी की ठंडी निश्चितता जिसका अंदरूनी संसार पहले से कहीं ज्यादा टूट गया था। लेकिन असली खुलासा भोर में हुआ। एक गोपनीय मेडिकल टीम जिसे विक्की ने रिया के अचानक प्रकट होने और उसे एक बहरा कर देने वाले शब्द के कारण पूरी जांच के लिए बुलाया था, सीलबंद लिफाफों के साथ वापस आई। डीएनए परिणाम। मीरा विंटर गार्डन में एक मखमली कुर्सी के किनारे बैठी थी, हाथ घुटनों पर कसकर बंधे हुए थे। उसकी थकी हुई आकृति शानदार फर्नीचर में खोई हुई लग रही थी। उसने पूरी रात शांत सदमे में बिताई थी, हर परीक्षा को याद करती हुई। वे रातें जब वे रिया के साथ एक पतले कंबल के नीचे सिकुड़ते थे, जबकि बाहर ठंडी हवा गरजती थी। वे दिन जब वह खुद भूखी रहती थी ताकि बेटी को कुछ टुकड़े मिल सकें। बेदखली नोटिस की बेतुकी क्रूरता जो समय पर आती रहती थी, जबकि वह कई नौकरियों में कड़ी मेहनत करती थी। और अब यह शक्तिशाली आदमी उसे एक ऐसे भाव से देख रहा था जिसे वह पढ़ नहीं सकती थी। विक्की ने लिफाफा खोला। कागज बड़े हाथों में थोड़ा कांपा। शब्द एक पल के लिए धुंधला गए। रिया उसकी जैविक बेटी थी जो घात लगाकर किए गए हमले से बहुत पहले मीरा के साथ एक संक्षिप्त गुप्त अध्याय में गर्भ धारण की गई थी, जिसके बारे में उसे कभी पूरी सच्चाई का पता नहीं चला था। वह उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी, यह मानकर कि वह गरीबी में जन्मे बच्चे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सच्चाई एक शारीरिक वार की तरह गिरी। अंदर एक क्रूर संघर्ष फट पड़ा
इतने गहरे अफसोस के साथ कि लगता था वह उसे 2 टुकड़ों में चीर देगा। मीरा और रिया द्वारा अकेले झेली गई हर ठंडी रात के लिए अपराधबोध और एक बहरा कर देने वाला, सब समा लेने वाला लगाव जो उसे पूरी तरह से घेर गया था। यह उसका बच्चा था, उसका खून, नंगे पैर वाली बच्ची जो सिया को ठीक करने के लिए नाच रही थी, वह उसकी अपनी बेटी रिया थी। उसकी आवाज कई सालों में पहली बार टूट गई। वह बच्ची के सामने एक घुटने पर बैठ गया जो उसे चौड़ी भ्रमित आंखों से देख रही थी। उनके बीच का अंतर कभी इतना क्रूर नहीं लगा था। उसकी कस्टम मेड कमीज और इतालवी चमड़े के जूते बनाम उसके फटे पुराने कपड़े और नंगे पैर जिन पर अभी भी बगीचे की मिट्टी के निशान थे। मीरा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आंसू चुपचाप बह रहे थे, डर, चिंता और एक गहरा दिशाहीन सुन्नपन। उसने अपनी बेटी को गंदगी और भूख में पाला था, जबकि इस बच्चे का पिता संगमरमर की दीवारों के पीछे रहता था। इस सब का अन्याय उसे नई ताकत से परेशान कर रहा था। अगली सुबह सिया के कमरे के पास शांत रात बिताने के बाद विक्की ने मीरा को बगीचे में बुलाया, वहीं जहां सब शुरू हुआ था। पतझड़ के पत्ते लॉन पर भूले हुए वादों की तरह घूम रहे थे। रिया पास में सिया के साथ खेल रही थी। लड़कियां एक साधारण बोर्ड गेम पर धीरे धीरे हंस रही थीं। यह नजारा विक्की के गले में कुछ दबा रहा था। मुझे नहीं पता था, उसने मीरा से कहा। आवाज धीरे और अफसोस से भरी हुई थी। अगर मुझे पता होता। शब्द नहीं मिले। अंदर का अंतर और ज्यादा तीखा होता जा रहा था। लाखों का हुक्म चलाने वाला और प्रतिद्वंद्वियों को कुचलने वाला आदमी अब उस महिला की अदम्य शक्ति के सामने असहाय महसूस कर रहा था, जिसने अकेले नरक में गुजारा था। इस बच्चे, उसकी बेटी के लिए उसका प्यार एक प्रचंड सुरक्षात्मक शक्ति के साथ जल रहा था। उसकी सभी पिछली प्राथमिकताओं को फिर से लिख रहा था। मीरा कुछ कदम दूर खड़ी थी, खुद को बाहों से घेरे हुए। मैं डर गई थी साहब, आप दूसरी दुनिया में रहते थे। मुझे लगा कि हम सिर्फ मुसीबत ही लाएंगे। उसकी आवाज नरम, डरपोक, विनम्र बनी रही, तब भी जब अंदर का तूफान उसे घेरने की धमकी दे रहा था। उसका सिर घूम रहा था। शानदार बगीचा थोड़ा धुंधला लग रहा था, जैसे सालों का दबा हुआ दर्द सतह पर आ गया था। ठंडी रातें जब हवा कपड़ों को काटती थी, वे दिन जब किराया और भोजन में से चुनना पड़ता था। समाज कल्याण अधिकारियों की अपमानजनक नजरें जो उसके मातृत्व पर सवाल उठाती थीं, यह सब एक साथ उमड़ पड़ा। लेकिन यहां इस तनावपूर्ण भावनात्मक चुप्पी के पल में एक नाजुक विश्वास जन्म लेने लगा। बाद में उसी दिन एक और सड़क टकराव ने विक्की की नाजुक नई वास्तविकता का परीक्षण किया। जब वह व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी छोर पर मीरा का सामान सुरक्षित रूप से लाने में मदद करने गया, तो प्रतिद्वंद्वियों ने उसकी गाड़ी को अवरुद्ध कर दिया, जो ईशिका को हटाने का बदला ले रहे थे। हवा में तनाव फैल रहा था। खिड़कियां नीचे हुईं, तीखे शब्द हवा में उड़ने लगे। क्षेत्रों के उल्लंघन के आरोप, धमकियां जो विनम्रता में छिपी थीं। विक्की गाड़ी में बैठा रहा। उसकी अकेली मौजूदगी तनाव को कम करने के लिए काफी थी। जब प्रतिद्वंद्वियों की गाड़ियां चली गईं, तो उसने रियर व्यू मिरर में देखा। रिया का छोटा हाथ उसकी मां के हाथ को पकड़े हुए था। यह नजारा उसे एक नए संकल्प से भर गया। अगर जरूरत पड़ी तो वह पुल जला देगा ताकि वे सुरक्षित रहें। हफ्ते बीत गए। बंगला धीरे धीरे लेकिन महसूस होने वाली चीजों में बदलने लगा। सिया की हंसी बगीचे की मुलाकातों के दौरान ज्यादा बार लौट आती थी। रिया की मौजूदगी एक ऐसी दवा की तरह काम करती थी जो कोई डॉक्टर नहीं लिख सकता था। विक्की छत से देखता था। उसकी बेटी सिया को व्हीलचेयर से अजीबोगरीब डांस मूव सिखा रही थी। उसके अंदर का तूफान शांत नहीं हुआ था, वह गहरा हो गया था, कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण में बदल गया था। 9 साल की अनुपस्थिति के लिए अफसोस उस प्रचंड कृतज्ञता के साथ मिल गया कि यह बच्ची फिर भी घर का रास्ता ढूंढ पाई। पहली बार पापा कहने के बाद से पितृत्व का लगाव तीव्र और सब समा लेने वाला। अब हर माइग्रेन के दौरान, उसके खतरनाक दुनिया की हर छाया के दौरान उसका लंगर था। मीरा अभी भी सतर्क, लेकिन धीरे धीरे खुलती हुई। लंबी सर्दियों के बाद एक फूल की तरह शाम को रसोई में मदद करती थी। साधारण घर का खाना बनाती थी। वह थकावट के बावजूद चुपचाप और शालीनता से काम करती थी। विक्की दरवाजे से देखता था। उसका दिल हर उस अन्याय के ज्ञान से दुख रहा था जिसका उसे सामना करना पड़ा था। उसकी दृढ़ता और उसकी दौलत के बीच का विरोधाभास केवल उसके सुरक्षात्मक सहज ज्ञान को बढ़ाता था। उस शाम की शांति में, जब समंदर की लहरें किनारे से फुसफुसा रही थीं, विक्की समझ गया, बगीचे में नंगे पैर वाली लड़की ने न केवल उसकी जान बचाई थी, उसने उसे उस पिता का सामना करने के लिए मजबूर किया था जो वह नहीं बन पाया था, और उसे अपने बच्चों के लिए वह बनने का दूसरा मौका दिया था जिसकी उन्हें जरूरत थी। इस खुलासे ने उसकी दुनिया को तोड़ दिया, लेकिन उसकी जगह कुछ अटूट बनने लगा था।
चौंकाने वाले खुलासे के बाद के दिनों में मौर्य का बंगला जैसे अलग तरह से सांस लेने लगा था। विक्रम मौर्य एक नए बोझ के साथ अपने हॉल में घूमता था। शक्तिशाली आकृति उन सच्चाइयों का बोझ ढो रही थी जिन्होंने उसकी सावधानी से बनाई गई दुनिया को पलट दिया था। माइग्रेन अभी भी आते थे, लेकिन बगीचे की ओर हर नजर के साथ अंतरात्मा को झकड़ते हुए अंदरूनी तूफान, जो अब कभी पूरी तरह शांत नहीं होता था, के मुकाबले वे दूर लगते थे, ज्यादा गहरे, ज्यादा व्यक्तिगत अफसोस के साथ। उसी हफ्ते के अंत तक रिया अपनी मां के साथ हर दोपहर आने लगी थी। मीरा चुपचाप गरिमा के साथ काम करती थी, जबकि बच्ची निगरानी में बगीचे में समय बिताती थी। विक्की ने गार्ड्स को सख्त निर्देश दिए थे। उनके लिए गेट बिना किसी सवाल के खुल जाते हैं और रसोई में हमेशा गर्म खाना इंतजार करता है। जब मकान मालिक बिना चेतावनी के ताले बदल देता था, उन लंबी रातों के निशान थे जब झील से आती बर्फीली हवा ढहते हुए दक्षिणी घर की हर दरार में घुस जाती थी। एक साधारण क्रिया, बंगले की लंबी लकड़ी की मेज पर बैठना और एक पूरी प्लेट गर्म खाना खाना, अभी भी खुद पर अविश्वास और हल्की शर्म की लहरें पैदा करता था। एक ठंडे दिन रिया एक उलझे हुए 9 साल के लड़के का हाथ पकड़े हुए आई, जिसकी आंखें चमकीली, सतर्क थीं और बेसबॉल कैप नीची करके पहनी हुई थी। यह जमाल है, उसने विक्की को ऊपर देखते हुए धीरे विनम्रता से घोषणा की। उसके पापा चले गए हैं, क्या वह भी खेल सकता है? जमाल थोड़ा पीछे खड़ा था, हाथ बांधे हुए, ऊंचे माफिया सरगना को खुले अविश्वास से देख रहा था। लड़के के कपड़े साफ थे, लेकिन पैबंद लगे हुए थे, स्नीकर्स टेप से जुड़े थे। उसे अच्छे सूट वाले लोगों से बहुत ज्यादा झूठे वादे मिल चुके थे। क्या तुम सच कह रही हो, रिया? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। वह एक डरावना गोरा अंडरवर्ल्ड डॉन है। ऐसे लोग हमारे जैसे बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और फिर कचरे की तरफ फेंक देते हैं। विक्की ने हर शब्द सुना। वे एक ताजे घाव की तरह लगे। वह धीरे धीरे जमाल के स्तर तक नीचे आया, शांत, सतर्क हाव भाव बनाए हुए। अंदर लड़के के अविश्वास ने एक नया क्रूर संघर्ष पैदा कर दिया। हर उस छाया के लिए अफसोस जो उसकी प्रतिष्ठा निर्दोषों पर डालती थी, और अपनी अभी मिली बेटी को विपरीत साबित करने का एक जलता हुआ पितृत्व का संकल्प। तुम यहाँ एक स्वागत योग्य मेहमान हो बेटे, यहाँ कोई नहीं फेंका जाता, फिर कभी नहीं। जमाल की चेतावनी के बावजूद बच्चों के खेल ने जल्द ही बगीचे को सावधानी भरे जीवन से भर दिया। रिया सिया को व्हीलचेयर से अजीब रोबोट डांस सिखा रही थी। जमाल बहुत समझाने के बाद भी शायल अफ गया अति अलफ के अवतरंजित बॉल मूव्स के साथ एक अदृश्य गेंद उछालने का नाटक करते हुए सिया के पतले हाथ ऊपर उठने लगे। कई सालों में पहली बार छोटे अनैच्छिक हाव भाव। यह नजारा विक्की को एक प्रचंड उम्मीद से भर गया जब वह छत से देख रहा था, लेकिन साथ ही उसकी पीड़ा को गहरा कर गया। मेरा अपना खून वहीं जीवित था जबकि मैं इन दीवारों के पीछे बैठा था। अगली सुबह मीरा को एक और अन्यायपूर्ण झटका लगा। एक समाज कल्याण अधिकारी बिना चेतावनी के उनके पुराने घर में आ गई, जिसमें असुरक्षित परिस्थितियों के बारे में गुमनाम शिकायतों का हवाला दिया गया था। महिला के ठंडे मूल्यांकन ने मीरा को डर से सुन्न कर दिया। वही घर जहां उसने एक बार रिया को बिजली गुल होने के दौरान अखबार के नीचे दुबका हुआ पाया था। वही सड़कें जिन पर वे घंटों पैदल चलकर काम की तलाश में जाते थे। उस दिन मीरा लाल आंखों के साथ बंगले में आई, बच्चों को खाना खिलाने के लिए हाउसकीपर का धन्यवाद करते हुए। उसने अपने शब्द मुश्किल से सुना जा सके ऐसी आवाज में कहे। वह असहाय महसूस कर रही थी। चिंता से उसका सिर घूम रहा था। क्या होगा अगर यह नाजुक सुरक्षा भी उतनी ही तेजी से गायब हो जाए जितनी तेजी से यह आई थी? विक्की ने देखा, एक शांत पल में जब बच्चे खेल रहे थे, वह गुलाब के पौधों के पास उसके पास आया। आपको जो कुछ भी चाहिए वह आपका है, उसने स्थिर आवाज में कहा, लेकिन आवाज में कुछ नग्न था। उनकी दुनियाओं के बीच का अंतर उसे पहले से ज्यादा तीखा लगा। निजी विमानों और बख्तरबंद कारों की उसकी दुनिया बनाम उसकी वास्तविकता, जहां उसे बस पास और दूध के बीच चुनना पड़ता था। रिया के लिए सुरक्षात्मक प्यार अब उसकी मां तक भी फैल गया था। एक प्रचंड गैर रोमांटिक लगाव जो साझा खून और उसकी दृढ़ता के गहरे सम्मान से पैदा हुआ था, और अपराध बोध फिर से ज्यादा तीखा होकर चुभने लगा। उसने अनजाने में उन्हें अकेले इस क्रूरता का सामना करने के लिए छोड़ दिया था। एक हफ्ते बाद तनाव फिर से बढ़ गया। विक्की के शहर के नियमित दौरों में से एक के दौरान उसका काफिला शहर के पश्चिमी हिस्से में धीमा हो गया, जब प्रतिद्वंद्वियों ने 2 कारों से चौराहे को अवरुद्ध कर दिया। खिड़कियां नीचे हुईं। तीखे नपे तुले शब्द पतझड़ की हवा में तैरने लगे। ईशिका को हटाने के बाद नेतृत्व के कमजोर होने के आरोप, क्षेत्रों के नए विभाजन की मांग। विक्की बैठा रहा।
उसकी उपस्थिति अपने आप में बिना किसी ऊंची आवाज के सम्मान पैदा करती थी। प्रतिद्वंद्वी आखिरकार पीछे हट गए, लेकिन यह मुलाकात उसे भ्रम में छोड़ गई। उसने बंगले में इंतजार कर रहे रिया और जमाल के बारे में सोचा और उसकी छाती क्रूर आंतरिक संघर्ष से कस गई। साम्राज्य, जो कभी उसकी पहचान था, अब ऐसी जंजीरें लग रहा था जो उस नाजुक विश्वास को खतरा दे रही थीं जिसे वह बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी शाम बगीचे में लौटने पर जमाल का अविश्वास बाहर आ गया। जब रिया चुपचाप सिया को कुर्सी में घुमा रही थी, जमाल अपने दोस्त को बाड़ के पास एक तरफ ले गया। मैं तुम्हें बता रहा हूं रिया, ढीले मत पड़ो। ऐसे लोगों के घर बड़े होते हैं लेकिन दिल ठंडे होते हैं। एक गलत कदम और हम फिर से सड़कों पर होंगे। कुछ भी नहीं। उसकी आवाज लड़के के बोझ तले टूट गई थी, जिसने अपने पिता को व्यवस्था में गायब होते देखा था। रिया सुन रही थी। आंखें भ्रम और डर से चौड़ी खुली हुई थीं। दोस्त की चेतावनियों और यहां महसूस होने वाली गर्माहट के बीच बंटी हुई थी। मीरा ने सुना और करीब आ गई। पतले कंधे कांप रहे थे। स्थिति की बेतुकी। एक गरीब मां अपनी बेटी को एक शक्तिशाली आदमी से दोस्ती करते देख रही है, जो गुप्त रूप से उसका पिता है, उसे दिशाहीन छोड़ रहा था। एक गहरा सुन्नपन शरीर में फैल रहा था। वह इस अचानक सुरक्षा पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन सालों के धोखे ने विश्वास को डरावना रूप से जोखिम भरा बना दिया था। विक्की, जो थोड़ा अलग खड़ा था, हर शब्द को सोख रहा था। आंतरिक फाड़ किसी भी माइग्रेन से ज्यादा मजबूत हो रहा था। वह एक ऐसा आदमी जिसने क्रूर शक्ति पर एक साम्राज्य बनाया था, अब अपने हर उस विकल्प पर सवाल उठा रहा था जिसने उसे कमजोरों से दूर रखा था। रिया के लिए उसका बहरा कर देने वाला लगाव और ज्यादा चमक रहा था। एक भावुक, सुरक्षात्मक पिता का प्यार, जिसे उस विश्वास को अर्जित करने की जरूरत थी जो ये बच्चे उसे नहीं दे रहे थे। फव्वारे के पास घनीभूत शांति में उसने खुद से एक खामोश कसम खाई। बाद में उसी रात, जब बच्चों ने खाना खा लिया और जमाल ने अनिच्छा से कर्मचारियों से एक नई जैकेट ले ली, विक्की सिया के कमरे में उसके साथ बैठा था। बेटी की आंखें ऐसी आग से चमक रही थीं जो उसने लगभग 10 सालों से नहीं देखी थी। पापा, रिया मुझे फिर से पैर हिलाना चाहती है, उसने स्वीकार किया। इन शब्दों ने उसे लगभग तोड़ दिया। अफसोस और कृतज्ञता अंदर इतनी ताकत से टकराए कि उसकी सांस रुक गई। पतझड़ के गहराने के साथ रोजाना की मुलाकातें एक शांत अनुष्ठान बन गईं। जमाल की चेतावनियों ने छोटे छोटे घर्षण पैदा किए, जिससे हर किसी के धैर्य की परीक्षा हुई, लेकिन लड़का लॉन में गूंजती सच्ची हंसी को नकार नहीं सकता था। सिया की उंगलियां मजबूत होती गईं। अब वह नरम गेंद को पकड़ सकती थी और कुछ मीटर तक फेंक सकती थी। मीरा, अभी भी सतर्क, लेकिन धीरे धीरे खुलती हुई, लंबी सर्दियों के बाद एक फूल की तरह, रसोई में मदद करते हुए सबसे मुश्किल रातों की झिझकती हुई कहानियां बताती थी। हर खुलासे ने विक्की की आंतरिक पीड़ा में एक और परत जोड़ दी। जब वह सबसे स्वादिष्ट भोजन खाता था, उसकी अपनी बेटी और उसकी मां ठंड और अपमानजनक भूख झेल रही थीं। एक सुनहरे दिन, जब चारों बच्चे झील के किनारे गेंद खेल रहे थे, विक्की बालकनी से देख रहा था। रिया के नंगे पैर अब कभी कभी उसके द्वारा चुपचाप खरीदे गए नए स्नीकर्स में घास पर आजादी से दौड़ रहे थे। सड़क के बच्चे, जो कभी इतने संदिग्ध थे, धीरे धीरे उसके घर की बुनावट में बुने जा रहे थे। जमाल अभी भी उसे सतर्क निगाहों से देखता था, लेकिन कम बार बच्चों के जाने के बाद के शांत घंटों में विक्की बगीचे में खड़ा रहता था, जहां रिया ने पहली बार नृत्य किया था। झील की हवा आने वाली सर्दी की हल्की गंध ला रही थी। उसका दिल बढ़ती हुई ताकत से टूट रहा था। शहर के खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन और अंदर जागते हुए पिता के बीच वह उनकी रक्षा करेगा, साबित करेगा कि जमाल गलत था, और कभी नहीं छोड़ेगा कि जिन लोगों से वह प्यार करता है वे इस दुनिया की क्रूरता का अकेले सामना करें। विश्वास नाजुक था, झील पर पतली बर्फ की तरह, लेकिन यह एक सावधानी भरे कदम, एक साझा हंसी, एक संयमित बातचीत से बन रहा था। उस शाम, जब पहली ठंड ने बगीचे के किनारों को छुआ, विक्रम मौर्य मुंबई के उत्तरी हिस्से में एक नियमित बैठक होने वाली थी। हवा में सर्दियों का ठंडा वादा था। उसके पीछे बंगला गर्माहट से चमक रहा था। उसने रिया और जमाल को विंटर गार्डन में सिया के साथ ताश खेलते छोड़ दिया था। उनकी हंसी उसके लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी हो गई थी। मीरा एक साधारण रात का खाना बनाने में मदद करने के लिए रुकी थी। उसकी हरकतें कम कठोर हो गई थीं। काफिला परिचित सड़कों पर चल रहा था जब मुसीबत बिना चेतावनी के उन पर टूट पड़ी। प्रतिद्वंद्वी गुट की 3 गाड़ियों ने उन्हें एक पुलिया के पास रोक लिया। तेजी से जलती हेडलाइट्स डूबती हुई शाम में आंखों को चौंधिया रही थीं। खिड़कियां नीचे हुईं। शब्दों का एक तनावपूर्ण आदान प्रदान हुआ। रास्ते चुराने के आरोप, समझौतों का उल्लंघन। एक शब्द भी सीधे नहीं बोला गया था। सब कुछ ठंडी विनम्रता के साथ
विक्की पीछे की सीट से स्थिर रूप से जवाब दे रहा था, झुकने से इनकार कर रहा था। तभी एक लापरवाह गोली हवा को चीरती हुई निकली, मारने के इरादे से नहीं बल्कि डराने के लिए। उसने पिछली खिड़की को तोड़ा और गार्ड्स के प्रतिक्रिया करने से पहले विक्की के कंधे से गुजर गई। दर्द फट पड़ा, गर्म और अंधा कर देने वाला। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई, प्रतिद्वंद्वी बिखर गए। विक्की ने अपना हाथ घाव पर दबाया। उसके आदमियों ने वायरलेस पर मदद मांगते हुए खून उंगलियों के बीच से रिस रहा था। धुंध के बीच एक विचार दर्द से ज्यादा तीखा था। रिया, सिया, वे एक और माता पिता को नहीं खो सकते। घंटों बाद मुंबई के एक बेहतर अस्पताल के निजी विंग में सर्जन उसे स्थिर करने के लिए जूझ रहे थे। गोली ने गंभीर नुकसान पहुंचाया था। विक्की तेज रोशनी के नीचे होश में आता जाता रहा। बगीचे में नृत्य वाले दिन से बढ़ती हुई आंतरिक पीड़ा एक नए दर्दनाक शिखर पर पहुंच गई थी। दिल की हर धड़कन एक नया अफसोस ला रही थी, न केवल चुनी हुई जिंदगी के लिए बल्कि उस बेटी के लिए जिसे उसने अनजाने में सड़कों पर छोड़ दिया था, और दूसरे बच्चे सिया के लिए जिसका भविष्य अब उसकी दुनिया के कारण खतरे में था। अगली सुबह डॉक्टरों के कड़े निर्देशों के विपरीत रिया और जमाल ने इंतजार क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया। मीरा उनके बीच बैठी थी, उधार के अस्पताल के कंबल में दुबली आकृति। एक और नींदहीन रात से आंखें खाली थीं। पिछले हफ्ते किस्मत ने एक और क्रूर वार किया था। उनके पुराने घर को रातों रात असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। पीली टेप के पीछे उनका सारा सामान सील कर दिया गया था। वह केवल वही कपड़े पहने बंगले में आई थी जो उसने पहन रखे थे, कर्मचारियों को अपनी आवाज में कांपती हुई आवाज में एक और अपमान समझाते हुए। अब उस बांझ गलियारे में उसे डर और चक्कर घेर रहा था। एकमात्र आदमी को खोने की संभावित वास्तविकता जो उन्हें आश्रय दे रहा था भारी पड़ रही थी। पापा को हमारी जरूरत है, जरूर, रिया ने धीरे से कहा, जमाल का हाथ कसकर पकड़े हुए। बच्ची के कभी दुबले पतले गालों पर अब सामान्य भोजन से लाली आ गई थी, लेकिन आंखों के चारों ओर भूख की रेखाएं अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थीं। जमाल ने सिर हिलाया, हालांकि उसका चेहरा चिंता से तनावपूर्ण रहा। भले ही वह डरावना हो, वह कोशिश कर रहा है। जब वह जागे तो हमें उसके पास होना चाहिए। विक्की बेहोशी से एक जानी पहचानी थोड़ी बेसुरी धुन की आवाज पर बाहर आया। रिया उसकी बिस्तर के पास खड़ी थी, एक अनाड़ी रोबोट गाने को गुनगुना रही थी जिसे उसने पहली बार बगीचे में गाया था। आवाज छोटी लेकिन स्थिर थी, हर शब्द बचपन की उम्मीद से भरा हुआ था। जमाल दूसरी तरफ बैठा था, दक्षिणी छोर की रातों की शांत कहानियां सुना रहा था। बेदखली दल से छिपकर बिताई गई रातें, वे दिन जब लाइब्रेरी के कंप्यूटर ही एकमात्र गर्माहट देते थे। ऐसी कहानियां जो विक्की के अपने भूले हुए बचपन को दर्शाती थीं, इससे पहले कि सत्ता ने उसे कठोर बना दिया था। बच्चों की उपस्थिति दर्द के कोहरे को भेद रही थी, जैसे तूफानी बादलों से सूरज निकलता है। विक्की की इस्पाती भूरे आंखें खुलीं और रिया के चेहरे पर टिकीं। पिता का प्यार जो पहले से ही इतना प्रचंड और जल रहा था, लगभग पवित्र चीज तक बढ़ गया था। यह बच्ची, उसका खून, हताशा से उसके पास आई थी और अब उसके सबसे कमजोर क्षण में उसे छोड़ने से इनकार कर रही थी। क्रूर आंतरिक संघर्ष ने उसे तोड़ दिया। एक निर्दयी बॉस जिसने अनगिनत खतरों को झेला था, अब 2 स्ट्रीट बच्चों की शुद्ध दया से रक्षाहीन विनम्र पड़ा था, जिनका उस पर कोई कर्ज नहीं था। हर छूटे हुए साल के लिए अफसोस बहरा कर देने वाली कृतज्ञता के साथ मिल गया, जिससे वह भावनात्मक रूप से नग्न हो गया, जैसा कि कोई गोली नहीं कर सकती थी। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी, शांत सदमे में देख रही थी। विरोधाभास उसके दिल में चुभ रहा था। बीप करते हुए मॉनिटर और सफेद चादरें, उन रातों की यादों के विपरीत जब रिया उसके बगल में पार्क की बेंच पर कांपती थी, जबकि हवा पतली जैकेट को अदृश्य चाकुओं की तरह काटती थी। दिशाहीन सदमे की एक लहर उसे हिला गई। उसके पैर मुश्किल से टिके हुए थे जब सालों की असहाय पीड़ा इस अचानक सुरक्षात्मक आश्रय से टकराई। हमें रहने देने के लिए धन्यवाद, उसने डरपोक आवाज में फुसफुसाया। जब विक्की ने उसे देखा, उसकी आवाज में उस व्यक्ति की विनम्र सावधानी थी जिसने सीखा था कि दया बिना चेतावनी के गायब हो सकती है। दिन शांत रिकवरी की लय में ढल गए। सिया एक नर्स के साथ आई, एक नए संकल्प के साथ कमरे में लुढ़क गई। जब बच्चे विक्की के बिस्तर के पास जमा हुए तो कुछ अद्भुत हुआ। सिया के पैर, जो लंबे समय से निष्क्रिय थे, कमजोर लेकिन अनियंत्रित झटके दिखाने लगे। छोटे छोटे हाव भाव जिन्होंने डॉक्टरों को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। लगभग 1 दशक में पहली सच्ची न्यूरोलॉजिकल प्रगति। रिया ने धीरे धीरे ताली बजाई। जमाल खुद के बावजूद मुस्कुराया। सिया की आंखें सावधानी भरे आश्चर्य से भर गईं। विक्की दवाओं के धुंधलके में देखता रहा। उसका दिल इतनी तीव्रता से भर गया कि वह दर्द की सीमा तक पहुंच गया।
बच्चों ने उसकी बेटी को इस तरह ठीक किया था जैसा उसका साम्राज्य कभी नहीं कर सकता था। एक शांत दिन जब मीरा ताजी हवा लेने बाहर गई थी, जमाल ने एक खुलासा किया। मुझे लगा था कि आप जैसे लोग सिर्फ लेते हैं। उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन आपने हमें खाना दिया जब हमारे पास कुछ नहीं था। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसकी कच्ची ईमानदारी ने विक्की की आत्मा से एक और परत काट दी। अंडरवर्ल्ड डॉन, डर या पैसे से खरीदी गई वफादारी का आदी, एक बच्चे से कुछ अनमोल प्राप्त कर रहा था जिसके पास उस पर अविश्वास करने के हर कारण थे। आंतरिक फाड़ क्रूर था। उस दुनिया के लिए अपराधबोध जो उसने बनाने में मदद की थी, जहां जमाल जैसे लड़के बहुत जल्दी बड़े हो गए, और उस ढाल बनने का जलता हुआ संकल्प जिसके वे हकदार थे। देर रात जब मॉनिटर धीरे धीरे बीप कर रहे थे, विक्की दर्द निवारक दवाओं के बावजूद बिना नींद के लेटा था। रिया उसके बगल में कुर्सी में सिकुड़ कर बैठी थी, घर जाने से इनकार कर रही थी। छोटा हाथ उसके हाथ के पास टिका था। यह नजारा एक गहरी भावना से भरी हुई शांति लाया। वह जो दौलत पर हुक्म चलाता था और दुश्मनों को शांत करता था, अब अपनी बेटी की कोमल सांस में ताकत ढूंढ रहा था जिसे उसने अभी अभी अपना माना था। उसके लिए प्यार, भावुक, सुरक्षात्मक, गहरा पितृत्व हर अफसोस को एक उद्देश्य में बदल रहा था। मीरा अस्पताल के कर्मचारियों से बात करने के बाद लौट आई। चेहरा पीला पड़ गया था। एक और अन्यायपूर्ण झटका। एक दूर के रिश्तेदार ने मीरा की अस्थिर रहने की स्थिति का हवाला देते हुए रिया की आपातकालीन हिरासत की मांग करने की कोशिश की थी। इसकी बेतुकी। एक मां जिसने सब कुछ बलिदान कर दिया था, अब नौकरशाही से लड़ रही थी, जबकि उसकी बेटी का घायल पिता यहां लेटा था। मीरा को शांत डर में छोड़ गया था। वह विक्की के बिस्तर के पास आधे अंधेरे में बैठ गई, एक धीमी, डरपोक आवाज में अपनी नवीनतम मुसीबत साझा की। उसने सुना, जबड़े कसे हुए थे। आंतरिक संघर्ष नई गहराइयों तक पहुंच रहा था। किसी भी प्रतिद्वंद्वी ने उसे इतनी गहराई से चोट नहीं पहुंचाई थी जितनी यह जानकर हुई कि उसकी अनुपस्थिति ने उन्हें क्या कीमत चुकाई थी। हफ्तों बाद जब विक्की अस्पताल के हॉल में फिजियोथेरेपी शुरू कर रहा था, बच्चों की मुलाकातें उसका लंगर बन गईं। रिया मौके पर ही नए अनाड़ी गाने बनाती थी। जमाल मुड़े हुए तौलिए से स्ट्रीट और बास्केटबॉल ट्रिक्स दिखाता था, जिससे सख्त नर्सों को भी अनैच्छिक मुस्कान आ जाती थी। सिया के पैरों की हरकतें मजबूत होती गईं। छोटे छोटे उठान ऐसी संभावनाओं का संकेत दे रहे थे जिनकी किसी विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी नहीं की थी। हर छोटी जीत ने विक्की के भावनात्मक सदमे को गहरा कर दिया। हिंसा के लिए अफसोस जिसने उसके जीवन पर छाया डाल दी थी, अब निर्दोष दिलों द्वारा जलाई गई उम्मीद से प्रचंड रूप से लड़ रहा था। रिकवरी की एक शांत शाम को जब खिड़की के बाहर झील दिख रही थी, विक्की ने हाथ बढ़ाया और रिया का हाथ पकड़ लिया। तुम हमेशा मुझे वापस लाती हो, उसने कहा। आवाज भावनाओं से भारी थी। शब्द उस आदमी का पूरा बोझ लिए हुए थे जो अपनी सबसे गहरी असफलताओं का सामना कर रहा था और सबसे अप्रत्याशित जगह पर मोक्ष ढूंढ रहा था। मीरा कमरे के दूसरे छोर से देख रही थी। उसका सतर्क दिल धीरे धीरे सतर्क विश्वास को रास्ता दे रहा था। आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ था। विक्की की दुनिया की छायाओं और उनके अतीत के निशानों से भरा हुआ था, लेकिन इस अस्पताल के कमरे में बीप करते हुए उपकरणों और शांत गीतों के बीच उपचार शुरू हो गया था। न केवल शरीरों का, बल्कि उन घावों का भी जो बहुत लंबे समय तक ढोए गए थे। नंगे पैर वाली बच्ची जो कभी बगीचे में नाचती थी, उन सभी को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले आई थी, और वह अपनी बाकी जिंदगी यह सुनिश्चित करने में लगाएगा कि वह, जमाल, सिया और मीरा फिर कभी अकेले ठंडी रात का सामना न करें। जब सर्दी ने आखिरकार मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो मौर्य के बंगले की बड़ी बड़ी चिमनियां लगातार जलती रहीं, कमरों में गर्माहट फैलाती रहीं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक सिर्फ सन्नाटा जाना था। विक्रम मौर्य एक ठंडी सुबह स्टडी रूम की ऊंची खिड़कियों के पास खड़ा था। ताजी बर्फ को बगीचे में बिखरते देख रहा था। वही बगीचा जहां उसकी बेटी रिया ने पहली बार नृत्य किया था। कंधे पर लगा घाव एक कसकर बंधे हुए निशान में बदल गया था, लेकिन छाती के अंदर के घाव और ज्यादा जिद से बढ़ रहे थे। हर सुबह वह रिया और जमाल को सिया की व्हील चेयर को साफ किए हुए रास्तों पर ले जाते हुए देखता था। उनकी सांसें ठंडी हवा में छोटे बादलों जैसी थीं। यह नजारा उसका लंगर था और साथ ही उस आंतरिक फाड़ को भी तेज कर रहा था जो अब उसके हर घंटे को परिभाषित करता था। मीरा ने रसोई का कुछ काम संभाल लिया था और कर्मचारियों द्वारा उसके हाथों में रखने की कोशिश की जा रही बड़ी रकम को मना कर दिया था। मैं अपनी जगह कमाना चाहती हूँ, उसने एक दोपहर कहा। उसकी आवाज धीरे, डरपोक थी, आंखें झुकी हुई थीं, उस शक्तिशाली आदमी को संबोधित करते हुए जो अब जानता था कि वह उसके बच्चे का पिता है। इसके बजाय
उसने साधारण हार्दिक भारतीय भोजन बनाया, सुनहरी क्रस्ट वाली मुंबई की पाव भाजी, दाल चावल, मसाला डोसा, यहाँ तक कि ठंड में भी छत पर बने ग्रिल पर ग्रिल किए हुए वड़ा पाव। सुगंध ने बंगले को इस तरह से भर दिया जैसा कोई कैटरिंग कभी नहीं कर पाई थी। रिया और जमाल हर टुकड़े को खुली आंखों से निगल जाते थे। सालों की भूख के बाद छोटे शरीर आखिरकार वजन बढ़ाने लगे थे। विक्की दरवाजे से देखता था, चौड़े कंधे फ्रेम को भरते थे। मीरा की शांत दृढ़ता इशिका की हिसाब किताब वाली लालच के बिल्कुल विपरीत थी। यह अंतर उसे नई ताकत से मार रहा था। जहां एक महिला सत्ता के लिए जहर की साजिश रच रही थी, वहीं यह थकी हुई मां के पास जो थोड़ा सा था उसे आजादी से दे रही थी। उनकी दुनियाओं के बीच का अंतर और ज्यादा दबाव डाल रहा था। उसकी संगमरमर की रसोई और पेशेवर उपकरण बनाम मीरा की उन रातों की यादें जब उनके जर्जर घर में पाइप जम जाने पर पीने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती थी। अपराध बोध कुछ लगभग दम घोंटने वाला उसके द्वारा ताकत से चलाए जा रहे साम्राज्य और उसकी आंखों के सामने उभर रही साधारण दया के क्रूर टकराव में बदल गया था। एक तूफानी दिन, एक और अन्यायपूर्ण झटका मीरा को लगा। रिया की बचपन की बीमारियों के समय के पुराने मेडिकल कर्जों के लिए काम कर रही एक वसूली एजेंसी ने उसके खाते में बचे हुए पैसे फ्रीज कर दिए और आगे कानूनी कार्रवाई की धमकी वाले नोटिस भेजे। उसने पत्र को विंटर गार्डन में कांपते हाथों से पढ़ा। थकी हुई आकृति शानदार फर्नीचर के बगल में और भी छोटी लग रही थी। चक्कर फिर से आ गया। शरीर में एक गहरा सुन्नपन फैल गया। सालों की अपमानजनक असहायता सतह पर आ गई। वह बर्फीली बारिश में फटे हुए जूतों में मीलों चलती थी ताकि कुछ तो चुका सके, और व्यवस्था उसे लगातार सज्जा दे रही थी। तनावपूर्ण चुप्पी के इस पल में, जब ऊंची खिड़कियों के बाहर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, उसकी आंतरिक पीड़ा उसके सतर्क दिल को घेरने की धमकी दे रही थी। विक्की ने उसे वहीं पाया। इस बार उसने पैसे की पेशकश नहीं की। वह सामने बैठ गया और सुना। उसने धीरे विनम्रता से बात की, सबसे मुश्किल सर्दियों के टुकड़े बताए, वे रातें जब हवा टूटी हुई खिड़कियों से सीटी बजाती थी और वह रिया को अपने पास कसकर दबाए रखती थी। भूख को शांत करने के लिए लोरी गाती थी। उसकी इस्पाती भूरे आंखें उसके चेहरे से नहीं हट रही थीं। रिया के लिए उसका पितृत्व का प्यार अथक और जलता हुआ इस महिला पर शक्तिशाली बल से फैल गया था, जिसने अकेले उनकी बेटी की रक्षा की थी। सुरक्षात्मक आग से जल रहा था, रोमांटिक नहीं बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी के साथ, जिसने उसे भावनात्मक रूप से हिला दिया था। मेरे पास सब कुछ था, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। यह विचार किसी भी प्रतिद्वंद्वी के वार से ज्यादा गहराई से आत्मा में चुभ गया। अगली सुबह विक्की बच्चों को बगीचे के साफ किए हुए हिस्से में ले गया। उनका पहला तात्कालिक बेसबॉल खेल। छोटे ग्रिल पर वड़ा पाव सिजलिंग रहे थे। जमाल अभी भी सतर्क लेकिन नरम होता हुआ रिया को धीमी गेंदें फेंक रहा था। वह अपनी दुबली पतली ताकत से स्विंग करती थी। सिया कुर्सी से चीयर कर रही थी। उसके पैर हर दिन और ज्यादा आत्मविश्वास से भरी अनैच्छिक हरकतें दिखा रहे थे। हौसी सच्ची, अनियंत्रित लग रही थी, और कुछ अनमोल मिनटों के लिए बंगले का लॉन एक साधारण भारतीय पिछवाड़ा जैसा लग रहा था, न कि किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का किला। उसी हफ्ते बाद में एक और सड़क टकराव ने विक्की के नाजुक संतुलन का परीक्षण किया। जब वह मीरा और बच्चों को दक्षिणी छोर पर एक स्टोर हाउस से आखिरी सामान लेने गया, तो प्रतिद्वंद्वियों की 2 गाड़ियां बिना चेतावनी के दिखाई दीं। उन्हें एक शांत औद्योगिक सड़क पर घेर लिया। हवा में तनाव फैल रहा था। खिड़कियां नीचे हुईं, तीखे शब्द हवा में उड़ने लगे, बदले हुए गठबंधनों के संकेत, हाल की घटनाओं के बाद विक्की के कमजोर होने के बारे में सवाल। वह शांत और अधिकारपूर्ण बना रहा। उसकी अकेली मौजूदगी ही प्रतिद्वंद्वियों को कुछ तनावपूर्ण मिनटों के बाद पीछे हटने के लिए काफी थी। बिना गोलीबारी, बिना हिंसा के, बस एक सुलगती हुई धमकी कि उसकी बदली हुई प्राथमिकताओं को कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। जब गाड़ियां चली गईं, विक्की ने शीशे में रिया के उत्सुक चेहरे और मीरा के चिंतित चेहरे की ओर देखा। इस मुलाकात ने उसके दिल को नए भ्रम में छोड़ दिया। शक्तिशाली आदमी जो कभी ऐसे खेलों में पनपता था, अब उनमें केवल उस परिवार के लिए खतरा देखता था जिसकी वह बेताब होकर रक्षा करना चाहता था। मीरा, जो उसके बगल में बैठी थी, को डर और तीखे कौतूहल की एक लहर महसूस हुई। अचानक खतरों की यह दुनिया उसके लिए पूरी तरह से नई थी। फिर भी वह आदमी जो इसमें कुशलता से नेविगेट कर रहा था, ऐसा एक ऐसी ताकत के साथ कर रहा था जो एक साथ डरावनी और सुकून देने वाली थी। उसने बचाई हुई तस्वीरों के छोटे पैकेट को कसकर पकड़ा, पुरानी जिंदगी के एकमात्र खजाने, और डरपोक आवाज में फुसफुसाया, धन्यवाद। सालों तक हर परीक्षा का अकेले सामना करने के बाद इतनी पूरी तरह से सुरक्षित होने के सदमे ने उसे सुन्न और असंतुलित कर दिया। उसका दिमाग
इस डरावनी संभावना से घूम रहा था कि यह सुरक्षा वास्तविक हो सकती है। इसके बाद की शामों में छोटे साधारण पलों के माध्यम से संबंध मजबूत हुए। जमाल ज्यादा बताने लगा, यह खुलासा करते हुए कि कैसे उसने एक बार रिया के लिए सबसे मुश्किल हफ्तों में सड़क पर खाना छिपाया था। मीरा उसे शांत गर्व से सुनती थी। उसके चेहरे पर सतर्कता का भाव धीरे धीरे सतर्क आश्चर्य में बदल रहा था जब वह लड़के को विक्की की स्थिर उपस्थिति की ओर ज्यादा झुकते हुए देखती थी। विक्की खुद बदले में अपनी जिंदगी की सबसे बुनियादी बातों पर सवाल उठा रहा था। एक रात स्टडी रूम में विशाल दौलत के प्रतीकों के बीच बैठे हुए, दुर्लभ किताबें, मूल पेंटिंग, चमकती झील का नजारा, उसे लगा कि वह अपनी जवानी से भी ज्यादा गरीब था। मीरा की निस्वार्थ तैयारी और बच्चों की निर्दोष खुशी के साथ विरोधाभास उसकी अंतरात्मा पर क्रूरता से वार कर रहा था। रिया से दूर रखने वाले हर चुनाव के लिए अपराधबोध अब एक प्रचंड जलते हुए लगाव के साथ मिल गया था, जो उसके प्राथमिकताओं को हर घंटे फिर से लिख रहा था। एक शांत शाम जब बच्चे सो गए थे, मीरा रसोई में रुकी। स्टाफ के प्रस्ताव के बावजूद आखिरी प्लेटें हाथ से धो रही थी। विक्की उसके साथ शामिल हो गया, चुपचाप बर्तन पोंछ रहा था। उस पल में गहरी भावनात्मक शांति थी। उसने उसकी ओर देखा, आवाज धीरे और विनम्र थी। आपको हमें अपना घर खोलने की जरूरत नहीं थी, खासकर सब कुछ के बाद। उसके शब्दों में उस महिला का वजन था जिसने केवल इनकार और संघर्ष जाना था। अंदर वह भ्रम और गहरे दिशाहीनता की लहरों से जूझ रही थी। पूर्ण गरीबी से इस बहरा कर देने वाली सुरक्षा में चौंकाने वाला परिवर्तन समझना लगभग भारी लग रहा था। विक्की ने तौलिया नीचे रखा। अंदर के तूफान के बावजूद बड़े हाथ स्थिर थे। तुमने मेरी बेटी की रक्षा की जब मैं नहीं कर सका। ऐसी शक्ति वह इंसान को बदल देती है। आंतरिक संघर्ष एक नई तीव्रता तक पहुंच गया था। एक क्रूर साम्राज्य निर्माता और करुणा के लिए जागृत पिता के बीच क्रूर दरार। रिया के लिए उसका प्यार, पहली बार पापा कहने के बाद से भावुक और सुरक्षात्मक, अब उसकी मां के घावों को भरने तक फैल गया था, जिससे उसके भावनात्मक संसार का एक शक्तिशाली केंद्र बन गया था। जब बर्फ बाहर गिरती रही, बगीचे को ढोंकती रही, जहां सब शुरू हुआ था, विक्की छत पर अकेला खड़ा था। बाद में उसी रात बंगले की रोशनी ताजी बर्फ से परावर्तित हो रही थी, आराम की दुनिया को रोशन कर रही थी जिसे उसके पैसे ने बनाया था। लेकिन असली दौलत वह समझने लगा था। बच्चों की हंसी में, जिन्होंने कभी केवल भूख जानी थी, और एक मां की शांत गरिमा में, जिसने लेने के बजाय देना पसंद किया था। विरोधाभास कभी स्पष्ट नहीं थे, और हर दिन उसके घर में बनने वाले संबंध मजबूत होते गए, उसे उन छायाओं से और दूर ले जाते रहे जिन पर वह कभी राज करता था, और उस रोशनी के करीब ले जाते रहे जिसे उसकी बेटी नंगे पैरों से उसकी जिंदगी में लाई थी। जब सर्दी ने आखिरकार मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले लिया, तो बंगले की बड़ी बड़ी चिमनियां लगातार जलती रहीं, कमरों में गर्माहट फैलाती रहीं, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक सिर्फ सन्नाटा जाना था। विक्रम मौर्य एक ठंडी सुबह स्टडी रूम की ऊंची खिड़कियों के पास खड़ा था। ताजी बर्फ को बगीचे में बिखरते देख रहा था, वही बगीचा जहां उसकी बेटी रिया ने पहली बार नृत्य किया था। कंधे पर लगा घाव सिलाई की कमीजों के नीचे एक कसकर बंधे हुए निशान में बदल गया था, लेकिन छाती के अंदर के गहरे घाव और ज्यादा जिद से बढ़ रहे थे। हर सुबह वह रिया और जमाल को सिया की व्हील चेयर को साफ किए हुए रास्तों पर ले जाते हुए देखता था। उनकी सांसें ठंडी हवा में छोटे बादलों जैसी थीं। यह नजारा उसे प्रेरणा देता था और साथ ही उस आंतरिक फाड़ को भी तेज कर रहा था जो अब उसके हर घंटे को परिभाषित करता था। मीरा ने रसोई में अपना शांत काम जारी रखा और कर्मचारियों द्वारा उसके हाथों में रखने की कोशिश की जा रही बड़ी रकम को मना कर दिया। मैं अपनी जगह कमाना चाहती हूं, उसने एक दोपहर कहा। आवाज धीरे और डरपोक थी, नजरें झुकी हुई थीं, उस शक्तिशाली आदमी को संबोधित करते हुए जो अब जानता था कि वह उसके बच्चे का पिता है। इसके बजाय उसने साधारण हार्दिक भारतीय भोजन बनाया। सुनहरी क्रस्ट वाली मुंबई की पाव, भाजी, दाल, चावल, मसाला डोसा, यहां तक कि ठंड में भी छत पर बने ग्रिल पर ग्रिल किए हुए वड़ा पाव। सुगंध ने बंगले को इस तरह से भर दिया जैसा कोई कैटरिंग कभी नहीं कर पाई होगी। रिया और जमाल हर टुकड़े को खुली आंखों से निगल जाते थे। सालों की कमी के बाद छोटे शरीर आखिरकार वजन बढ़ाने लगे थे। विक्की दरवाजे से देखता था। चौड़े कंधे फ्रेम को भरते थे। मीरा की शांत दृढ़ता ईशिका की हिसाब किताब वाली लालच के बिल्कुल विपरीत थी। जहां एक महिला सत्ता के लिए जहर की साजिश रच रही थी, वहीं यह थकी हुई मां के पास जो थोड़ा सा था उसे आजादी से दे रही थी। उनकी दुनियाओं के बीच का अंतर नई ताकत से दबाव डाल रहा था। उसकी संगमरमर की रसोई और पेशेवर उपकरण बनाम मीरा की
उन रातों की यादें जब उनके जर्जर घर में पाइप जम जाने पर पीने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती थी। अपराधबोध कुछ लगभग दम घोंटने वाला, उसके द्वारा ताकत से चलाए जा रहे साम्राज्य और उसकी आंखों के सामने उभर रही साधारण दया के क्रूर टकराव में बदल गया था। एक तूफानी दिन, एक और अन्यायपूर्ण झटका मीरा को लगा। रिया की बचपन की बीमारियों के समय के पुराने मेडिकल कर्जों के लिए काम कर रही एक वसूली एजेंसी ने उसके खाते में बचे हुए पैसे फ्रीज कर दिए और आगे कानूनी कार्रवाई की धमकी वाले नोटिस भेजे। उसने पत्र को विंटर गार्डन में पढ़ा। हाथ कांप रहे थे। उसकी थकी हुई आकृति शानदार फर्नीचर के बगल में और भी छोटी लग रही थी। चक्कर फिर से आ गया। शरीर में एक गहरा सुन्नपन फैल गया। सालों की अपमानजनक असहायता सतह पर आ गई। वह बर्फीली बारिश में फटे हुए जूतों में मीलों चलती थी ताकि कुछ तो चुका सके, और व्यवस्था उसे लगातार सजा दे रही थी। तनावपूर्ण चुप्पी के इस पल में, जब ऊंची खिड़कियों के बाहर बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, उसकी आंतरिक पीड़ा उसके सतर्क दिल को घेरने की धमकी दे रही थी। विक्की ने उसे वहीं पाया। इस बार उसने पैसे की पेशकश नहीं की। वह सामने बैठ गया और सुना। उसने धीरे विनम्रता से बात की। सबसे मुश्किल सर्दियों के टुकड़े बताए, वे रातें जब हवा टूटी हुई खिड़कियों से सीटी बजाती थी और वह रिया को अपने पास कसकर दबाए रखती थी। भूख को शांत करने के लिए लोरी गाती थी। उसकी इस्पाती भूरे आंखें उसके चेहरे से नहीं हट रही थीं। मेरे पास सब कुछ था, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था। यह विचार किसी भी प्रतिद्वंद्वी के वार से ज्यादा गहराई से आत्मा में चुभ गया। अगली सुबह विक्की बच्चों को बगीचे के साफ किए हुए हिस्से में ले गया। उनका पहला तात्कालिक बेसबॉल खेल छोटे ग्रिल पर वड़ा पावे सिजलिंग रहे थे। जमाल अभी भी सतर्क लेकिन नरम होता हुआ रिया को धीमी गेंदें फेंक रहा था। वह अपनी दुबली पतली ताकत से स्विंग करती थी। सिया कुर्सी से चीयर कर रही थी। उसके पैर हर दिन और ज्यादा आत्मविश्वास से भरी अनैच्छिक हरकतें दिखा रहे थे। हांसी सच्ची अनियंत्रित लग रही थी और कुछ अनमोल मिनटों के लिए बंगले का लॉन एक साधारण भारतीय पिछवाड़ा जैसा लग रहा था, न कि किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का किला। उसी हफ्ते बाद में एक और टकराव ने विक्की के नाजुक संतुलन का परीक्षण किया। जब वह मीरा और बच्चों को दक्षिणी छोर पर एक स्टोर हाउस से आखिरी सामान लेने गया तो प्रतिद्वंद्वियों की 2 गाड़ियां बिना चेतावनी के दिखाई दीं। उन्हें एक शांत औद्योगिक सड़क पर घेर लिया। तीखे शब्द हवा में उड़ने लगे। बदले हुए गठबंधनों के संकेत, विक्की के कमजोर होने के बारे में सवाल। वह शांत और अधिकारपूर्ण बना रहा। उसकी अकेली मौजूदगी ही प्रतिद्वंद्वियों को कुछ तनावपूर्ण मिनटों के बाद पीछे हटने के लिए काफी थी। जब गाड़ियां चली गईं, विक्की ने शीशे में रिया के उत्सुक चेहरे और चिंतित मीरा की ओर देखा। इस मुलाकात ने उसके दिल को नए भ्रम में छोड़ दिया। शक्तिशाली आदमी जो कभी ऐसे खेलों में पनपता था, अब उनमें केवल उस परिवार के लिए खतरा देखता था जिसकी वह बेताब होकर रक्षा करना चाहता था। मीरा, जो उसके बगल में बैठी थी, को डर और तीखे कौतूहल की एक लहर महसूस हुई। अचानक खतरों की यह दुनिया उसके लिए पूरी तरह से नई थी। फिर भी वह आदमी जो इसमें कुशलता से नेविगेट कर रहा था, ऐसा एक ऐसी ताकत के साथ कर रहा था जो एक साथ डरावनी और सुकून देने वाली थी। उसने बचाई हुई तस्वीरों के छोटे पैकेट को कसकर पकड़ा, पुरानी जिंदगी के एकमात्र खजाने, और डरपोक आवाज में फुसफुसाया, धन्यवाद। सालों तक हर परीक्षा का अकेले सामना करने के बाद इतनी पूरी तरह से सुरक्षित होने के सदमे ने उसे सुन्न कर दिया। उसका दिमाग इस डरावनी संभावना से घूम रहा था कि यह सुरक्षा वास्तविक हो सकती है। इसके बाद की शामों में छोटे साधारण पलों के माध्यम से संबंध मजबूत हुए। जमाल ज्यादा बताने लगा, यह खुलासा करते हुए कि कैसे उसने एक बार रिया के लिए सबसे मुश्किल हफ्तों में सड़क पर खाना छिपाया था। मीरा उसे शांत गर्व से सुनती थी। उसके चेहरे पर सतर्कता का भाव धीरे धीरे सतर्क आश्चर्य में बदल रहा था। जब वह लड़के को विक्की की स्थिर उपस्थिति की ओर ज्यादा झुकते हुए देखती थी, विक्की खुद बदले में अपनी जिंदगी की सबसे बुनियादी बातों पर सवाल उठा रहा था। एक रात स्टडी रूम में विशाल दौलत के प्रतीकों के बीच बैठे हुए, दुर्लभ किताबें, मूल पेंटिंग, चमकती झील का नजारा, उसे लगा कि वह अपनी जवानी से भी ज्यादा गरीब था। मीरा की निस्वार्थ तैयारी और बच्चों की निर्दोष खुशी के साथ विरोधाभास उसकी अंतरात्मा पर क्रूर स्पष्टता से वार कर रहा था। रिया से दूर रखने वाले हर चुनाव के लिए अपराधबोध अब एक प्रचंड जलते हुए लगाव के साथ मिल गया था, जो उसके प्राथमिकताओं को हर घंटे फिर से लिख रहा था। एक शांत शाम जब बच्चे सो गए थे, मीरा रसोई में रुकी, स्टाफ के प्रस्ताव के बावजूद आखिरी प्लेटें हाथ से धो रही थी। विक्की उसके साथ शामिल हो गया, चुपचाप बर्तन पोंछ रहा था। उस पल में गहरी भावनात्मक शांति थी। उसने उसकी ओर देखा। आपको हमें अपना घर खोलने की जरूरत नहीं थी, खासकर सब कुछ के बाद।
उसके शब्द उस महिला का वजन लिए हुए थे जिसने केवल इनकार और संघर्ष जाना था। विक्की ने तौलिया नीचे रखा। अंदर के तूफान के प्लास्कलार बावजूद बड़े हाथ स्थिर थे। तुमने मेरी बेटी की रक्षा की जब मैं नहीं कर सका। ऐसी शक्ति वह इंसान को बदल देती है। जब बर्फ बाहर गिरती रही, बगीचे को ढोंकती रही जहां सब शुरू हुआ था, विक्की छत पर अकेला खड़ा था। बंगले की रोशनी ताजी बर्फ से परावर्तित हो रही थी, आराम की दुनिया को रोशन कर रही थी जिसे उसके पैसे ने बनाया था। लेकिन असली दौलत वह समझने लगा था बच्चों की हौसी में थी, जिन्होंने कभी केवल भूख जानी थी, और एक मां की शांत गरिमा में थी जिसने लेने के बजाय देना पसंद किया था। जब सर्दी गहरी हुई, बंगले की बड़ी बड़ी चिमनियां लगातार जलती रहीं। विक्रम मौर्य सुबह स्टडी रूम में कानूनी दस्तावेजों का अध्ययन करते हुए बिताता था। वे दस्तावेज जो उसके पुराने जीवन से उसके अलगाव का प्रतीक थे। कागजों ने अंदरूनी तूफान को तेज कर दिया था जो अब कभी पूरी तरह शांत नहीं होता था। बाद में उसी दोपहर जब बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, विक्की के निजी फोन पर एक एन्क्रिप्टेड संदेश आया। स्क्रीन पर लिखे शब्दों ने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। एक विश्वसनीय सूत्र ने 9 साल पहले घात लगाकर किए गए हमले से जुड़े वर्गीकृत दस्तावेज खोद निकाले थे। हमला, जैसा कि सभी मानते थे, किसी प्रतिद्वंद्वी परिवार की ओर से नहीं हुआ था। इसे ईशिका ने विक्की के बड़े भाई मयंक के साथ मिलकर गुप्त साजिश में अंजाम दिया था। वह आदमी जिसे विक्की सहित सभी 1 साल पहले कथित रूप से असफल हत्या के प्रयास के बाद मरा हुआ मानते थे, मयंक जीवित था और वह मुंबई लौट आया था। अपने खून के अधिकार के रूप में साम्राज्य की मांग कर रहा था। यह रहस्योद्घाटन एक खामोश विस्फोट की तरह लगा। विक्की ने मेज के किनारे को कसकर पकड़ लिया। हड्डियां सफेद पड़ गईं। क्रूर आंतरिक संघर्ष ने उसे नई ताकत से फाड़ दिया। मेरा अपना खून भाई, जिसके लिए उसने शोक मनाया था, वह जिसने बचपन में उसे सड़कों के तौर तरीके सिखाए थे, ने उसे सबसे क्रूर तरीके से धोखा दिया था। उसकी पत्नी को मार डाला था, सिया के भविष्य को सत्ता के लिए तोड़ दिया था। अपराध बोध जो उसका लगातार साथी था, इतनी गहराई के क्रोध के साथ मिल गया था कि वह शारीरिक रूप से कांपने लगा। रिया के लिए पिता का प्यार, जिस क्षण उसने उसे पापा कहा था, तब से प्रचंड और सुरक्षात्मक, इस नए धोखे से टकरा गया था जो उसे वापस उस अंधेरे में खींचने की धमकी दे रहा था जिसे वह छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मीरा उसे कुछ मिनट बाद बगीचे में मिली। हवा में अचानक फैले तनाव से आकर्षित होकर वह झिझकती हुई पास आई। उसकी दुबली आकृति अभी भी जीवन भर के अभावों के निशान लिए हुए थी। पिछले हफ्ते ही एक नई बेतुकी क्रूरता ने उसे घेर लिया था। पूर्व मकान मालिक ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया था। सालों से बकाया किराए की मांग कर रहा था। उन छोटी सी बचत को जब्त करने की धमकी दे रहा था जो उसने किसी तरह जमा की थी। पत्र ने उसे तोड़ दिया था। पुरानी जिंदगी के अपमान फिर से उमड़ पड़े जब वह पैसे गिन रही थी। अब वह विक्की के सामने खड़ी थी। आवाज धीरे और विनम्र थी। साहब, कुछ गलत है, मैं आपकी आंखों में देख सकती हूं। विक्की ने उसकी ओर देखा, इस दृढ़ महिला की ओर जिसने उसकी बेटी को बर्फीली भूख और असहाय निराशा की रातों से पाला था, और महसूस किया कि उनके बीच का अंतर पहले से कहीं ज्यादा गहरा काट रहा है। बख्तरबंद कारों और छिपी हुई दौलत की उसकी दुनिया बनाम पतले कंबलों के नीचे आश्रय स्थलों में रहने की उसकी कहानी। भाई के लौटने के सदमे ने उसे नग्न कर दिया था। गहरी दिशाहीनता बंगले की विलासिता को खोखला बना रही थी। अगली सुबह मयंक ने खुद को खुले तौर पर प्रकट किया। एक तनावपूर्ण टकराव नदी के किनारे एक शांत औद्योगिक सड़क पर हुआ जब विक्की के काफिले को 2 अनाम कारों ने रोक लिया। मयंक बाहर निकला। उम्रदराज, कठोर, वही इस्पाती, भूरे आंखें जो हर सुबह विक्की को शीशे में दिखती थीं। किसी ने बंदूक नहीं निकाली, केवल तीखे नपे तुले शब्द सुबह की हवा को चीर रहे थे। क्या तुम्हें लगा था कि मैं गायब हो गया छोटे भाई? मयंक ने शांति से कहा। ईशिका तब तक उपयोगी थी जब तक वह नहीं रही। वह घात लगाकर किया गया हमला हमारे लिए रास्ता साफ करने वाला था, लेकिन तुम बच गए। अब मैं अपना हिस्सा चाहता हूं। विक्की शुरू में बैठा रहा। उसका दिल ऐसे क्रोध से धड़क रहा था जो किसी भी माइग्रेन को भी फीका कर देता था। खून के रिश्ते के धोखे ने उसका दिल खराई कर देता था। रात के हर घाव को फिर से खोल दिया। जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी, सिया का लकवाग्रस्त शरीर, रिया और मीरा द्वारा अकेले बिताए गए साल, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया मयंक, विक्की ने जवाब दिया। आवाज धीरे और स्थिर थी, लेकिन अंदर तूफान रेजिंग था। उसके भाई के आदेश पर अब प्रतिद्वंद्वी तनावपूर्ण शब्दों के आदान प्रदान के बाद पीछे हट गए। विक्की को घटना के बोझ के साथ अकेला छोड़ दिया। बंगले में लौटकर उसने मीरा को स्टडी रूम में बुलाया। वह शांत डर में सुनती रही जबकि उसने सच्चाई का खुलासा किया।
हाथ घुटनों पर बंधे हुए थे, कांपते हुए। खबर ने चिंता और भ्रम की लहरें लाईं। यह शक्तिशाली दुनिया, जिस पर उसने अभी अभी भरोसा करना शुरू किया था, और भी गहरे खतरों को छिपाए हुए थी। उसे लगा कि वह अपने पैर खो रही है। अंदर एक गहरा सुन्नपन फैल रहा था, जब वह महसूस कर रही थी कि उसकी बेटी अपने पिता को इतनी करीब से कैसे कभी नहीं जान पाई होगी। इतने समय से उसने फुसफुसाया, आवाज डरपोक लेकिन स्थिर, हम कुछ इतने बड़े में फंसे हुए थे। बच्चों ने हवा में बदलाव महसूस किया। जमाल, जिसका विश्वास बढ़ रहा था लेकिन नाजुक बना हुआ था, रिया को फव्वारे के पास एक तरफ ले गया। मैंने तुम्हें बताया था, इन लोगों के पास ऐसे रहस्य होते हैं जो हमारे जैसे बच्चों को चोट पहुंचाते हैं, उसने कहा। हाल ही में भागने के बाद शब्दों में एक नया वजन था। रिया खुली आंखों से सुन रही थी। दोस्त की चेतावनियों और उस आदमी के प्रति बढ़ते लगाव के बीच बंटी हुई थी, जिसे वह अब पापा कहती थी। अगले हफ्ते मीरा को एक और अन्यायपूर्ण झटका लगा। एक अदालती नोटिस आया, जिसमें संदेहास्पद व्यक्तियों के साथ संबंध के कारण उसकी मातृयोग्यता पर सवाल उठाया गया था। विक्की की प्रतिष्ठा पर एक पारदर्शी संकेत। दस्तावेज ने अस्थायी हिरासत की समीक्षा की धमकी दी, उनकी पिछली गरीबी के हर अपमानजनक विवरण को उजागर किया। ठंडी रातें, छूटे हुए भोजन, आश्रय स्थल। उसने इसे गेस्ट रूम में अकेले पढ़ा। आंसू चुपचाप बह रहे थे, इस बात की बेतुकी कि उसे तब आंका जा रहा था जब उसे आखिरकार सुरक्षा मिली थी। उसे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। डर से उसका सिर घूम गया। विक्की ने उसे वहीं पाया और उसकी कुर्सी के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसका बड़ा हाथ उसे ढक गया। रिया के लिए पिता का लगाव तीव्र और सब समा लेने वाला धीरे धीरे इस महिला की सुरक्षा तक फैल गया था, जिसने उनकी बेटी को नरक से पाला था। तनावपूर्ण चुप्पी के इस पल में, जब वसंत की रोशनी खिड़कियों से रिस रही थी, उसने गरीबी में अपने बचपन की यादें साझा कीं। भोजन के टुकड़े, हिंसा से बचने के लिए आश्रय में बिताई गई रातें, इससे पहले कि सत्ता ने उसका रास्ता बदल दिया था। इकबालिया बयान ने उसकी आंतरिक पीड़ा को गहरा कर दिया। वह सड़कों से भाग निकला था ताकि एक नया पिंजरा बना सके, वही जो अब उस परिवार को ही खतरे में डाल रहा था जिसे वह ठीक करने का सपना देखता था। दिनों के बढ़ने के साथ मयंक की मांगें मध्यस्थों के माध्यम से तेज होती गईं। नियमित शहर यात्राओं के दौरान दी जाने वाली छिपी हुई धमकियां। एक साहसिक टकराव मरीन ड्राइव के पास हुआ, जब मयंक के आदमियों ने ट्रैफिक जाम में एक छोटा सा आमना सामना किया। शब्दों का ठंडी सटीकता से आदान प्रदान हुआ। मयंक खून के रिश्ते की याद दिलाता रहा, नियंत्रण की मांग कर रहा था। विक्की दृढ़ रहा, लेकिन इस मुलाकात ने उसे शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका दिया। आंतरिक संघर्ष नई गहराइयों तक पहुंच रहा था। वैधता का हर कदम अब सब कुछ खोने का जोखिम उठा रहा था, उस भाई के हाथों जिसने पहले ही बहुत कुछ छीन लिया था। बगीचे में एक सुनहरे दिन, सिया ने मीरा और जमाल के समर्थन से कुछ डगमगाते कदम उठाए। उसका चेहरा जीत से चमक रहा था। यह नजारा शुद्ध खुशी ला रहा था, लेकिन विक्की के लिए इसने केवल दांव को और बढ़ा दिया। वह छत से देख रहा था, दिल बेटी के ठीक होने पर गर्व और इस डर के बीच टूट रहा था कि मयंक की वापसी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। मीरा उसके पास बाद में आई, जब सूरज ढल रहा था। उसकी आवाज में एक शांत और नया साहस था। जो कुछ भी हो, हम बच्चों के लिए इसका एक साथ सामना करेंगे। उसके शब्द सालों के असहाय धैर्य से पैदा हुए, उसे विनम्र कर गए। उसकी शांत शक्ति और उसकी विशाल दौलत के बीच का विरोधाभास कभी इतना महत्वपूर्ण या इतना प्रेरणादायक नहीं लगा था। उस रात स्टडी रूम में अकेला विक्की भाई की पुरानी तस्वीरें देख रहा था, उन दिनों की जब सब कुछ अलग था। एक भूला हुआ दुश्मन झूठ के साथ लौट आया था, जो उस नाजुक नई जिंदगी को नष्ट करने की धमकी दे रहा था, जो जड़ें जमा रही थी। आंतरिक तूफान अप्रत्याशित शक्ति के साथ रेजिंग था। अपराधबोध, सब समा लेने वाला अफसोस और सबसे महत्वपूर्ण चीज की रक्षा करने का एक प्रचंड संकल्प। नीचे से रिया की निर्दोष हौंसी सुनाई दी, एक याद दिलाना कि उसे किसके लिए अलग तरह से लड़ना चाहिए। वृद्ध आ गई। वह भाई जिसे मरा हुआ माना जाता था, बदले की प्यास के साथ फिर से उठ खड़ा हुआ था। और विक्की समझ गया, उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई ताकत या पैसे से नहीं जीती जाएगी, बल्कि उसी करुणा से जीती जाएगी जिसे नंगे पैर वाली लड़की उसके शांत बगीचे में लाई थी। वसंत ने मुंबई को पूरी तरह से जगा दिया था। बंगला खिलते, सुगंधों और नए जीवन की कोमल गूंज से भर गया था। विक्रम मौर्य ने सुबह स्टडी रूम में आखिरी स्थानांतरणों पर हस्ताक्षर करते हुए बिताई। वे स्थानांतरण जो उसके पुराने साम्राज्य से उसके संबंधों को हमेशा के लिए तोड़ देंगे। दस्तावेजों ने अंदरूनी तूफान को तेज कर दिया था, जो अब कभी पूरी तरह शांत नहीं होता था। बाद में उसी दोपहर
मीरा को डाक से एक और विनाशकारी झटका लगा। सालों पहले का एक पूर्व नियोक्ता वेतन चोरी का आरोप लेकर सामने आया था। धन के रोके जाने से क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा था, जिससे उसकी छोटी सी आपातकालीन बचत भी खत्म हो जाती। आरोप निराधार था, उसी व्यवस्था से पैदा हुआ था जिसने एक बार रिया के बिना बीमा के बीमार पड़ने पर उसकी मदद की गुहारों को नजरअंदाज कर दिया था। वह छत की सीढ़ियों पर बैठकर नोटिस पढ़ रही थी। पतले कंधे अदृश्य हवा में झुके हुए थे। अपमान एक ताजे दर्द की तरह चुभ रहा था। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स के नीचे सिक्कों को गिनने की यादें, रिया को गर्म जगह दिलाने के लिए नींदहीन रातें। उसका सिर फिर से घूम गया, हड्डियों में एक गहरा सुन्नपन जम गया, जबकि वह सोच रही थी, यह नाजुक आश्रय कब तक टिकेगा। सब कुछ के बाद भी दुनिया उसे याद दिलाने के तरीके ढूंढ रही थी कि वह कभी कितनी असहाय थी। विक्की ने उसे वहीं पाया और शांत एकजुटता में बगल में बैठ गया। हम इससे लड़ेंगे, उसने कहा। अंदर के क्रूर संघर्ष के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। रिया के लिए उसका पितृत्व का प्यार, बगीचे में पहले नृत्य के बाद से तीव्र और सुरक्षात्मक, अब मीरा की अटूट भावना को भी गले लगा रहा था। शाम ढलते ढलते पूरा परिवार छत पर एक साधारण रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ। बच्चे मीरा द्वारा बनाई गई घर की पाव भाजी की प्लेटों पर हौंस रहे थे। गर्म आरामदायक भोजन सामान्य जीवन का प्रतीक बन गया था, जिसे वे सभी संजोने लगे थे। सिया कुर्सी में सीधी बैठी थी। हर हफ्ते उसके पैर ज्यादा आत्मविश्वास से भरी अनैच्छिक हरकतें दिखा रहे थे। जमाल रिया को दोस्ताना तरीके से छे रहा था। उनकी दोस्ती ने दर्द में अर्जित विश्वास की परतें बना ली थीं। कुछ अनमोल मिनटों के लिए बंगला एक असली घर जैसा लग रहा था। तभी शांति टुकड़े टुकड़े हो गई। बिना चेतावनी के मयंक के वफादार हथियारबंद लोगों ने गोधूली की आड़ में बाहरी परिधि को तोड़ दिया। हमला तेजी से हुआ, लेकिन हिसाब किताब के साथ। कोई पागलपन भरी गोलीबारी नहीं, बस अधिकतम अराजकता के उद्देश्य से सटीक निशाना। अलार्म बज उठा। सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन मयंक ने सब कुछ अच्छी तरह से योजना बनाई थी। उसके अंदर मुखबिर थे। आखिरी विश्वासघात उसी बगीचे में सामने आ रहा था जहां सब शुरू हुआ था। विक्की परिवार को छिपाने के लिए दौड़ा, उन्हें अपने शरीर से ढोंकते हुए, मेरे पीछे रहो, उसने आदेश दिया। आवाज अधिकारपूर्ण थी, हालांकि दिल डर से टूट रहा था। मयंक लॉन के दूसरे छोर पर प्रकट हुआ, धोखेबाजों से घिरा हुआ था। चेहरा सालों पुराने द्वेष से विकृत था। तुमने हमेशा वह लिया जो मेरा होना चाहिए था, छोटे भाई। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। बगीचे पर टकराव का एक बिजली का तनाव छा गया। तीखे शब्द एक दूसरे पर फेंके गए। चुराए गए जन्मसिद्ध अधिकार का आरोप, आत्मसमर्पण की मांग। विक्की दृढ़ रहा, समय जीत रहा था, जबकि उसके आदमी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। लेकिन अराजकता में एक धोखेबाज ने सिया की व्हीलचेयर की ओर बंदूक उठाई। जमाल ने बिना सोचे प्रतिक्रिया दी। 9 साल का लड़का आगे बढ़ा, अद्भुत ताकत से व्हीलचेयर को एक तरफ धकेला और अपने छोटे शरीर को सिया और बंदूक की नली के बीच फेंक दिया। एक अकेली गोली चली, लड़के की कमर को छूती हुई निकली। जमाल चीखा, लेकिन सिया को अपने पूरे शरीर से ढोंकते हुए हिलने से इनकार कर दिया। उसे नहीं, जमाल ने हांफते हुए कहा। दर्द उसके चेहरे पर चमक उठा। रिया दौड़ी। 8 साल की बच्ची अपने पिता की ओर भागी। उसी पल जब गोलीबारी में एक और गोली विक्की की कमर को छूती हुई निकली। गर्म खून उसकी कमीज को भिगो रहा था। वह लड़खड़ाया, लेकिन खड़ा रहा, रिया को ढाल के पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था। रिया नहीं हिली। उसने अपने छोटे हाथ घाव पर दबाए। आंसू गालों से बह रहे थे। पापा, मत जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। आवाज, जो आमतौर पर इतनी धीरे और विनम्र थी, हताश साहस से गूंज रही थी। अपनी जैविक बेटी को उसे बचाने के लिए लड़ते हुए देखना, जबकि खून उसकी उंगलियों को रंग रहा था, विक्की को ऐसे मनोवैज्ञानिक सदमे में डाल दिया कि वह लगभग घुटनों के बल बैठ गया। आंतरिक दरार सबसे क्रूर शिखर पर पहुंच गई थी। वह यहां थी, बेटी, जिसे उसने अनजाने में ठंडी, भूखी रातों में छोड़ दिया था। अब वह उसे छोड़ने से इनकार कर रही थी। उसके जीवन द्वारा छोड़ी गई हर छाया के लिए अपराध बोध एक बहरा कर देने वाले पिता के प्यार से टकरा गया था। भावुक, जलता हुआ, सब समा लेने वाला। शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसने क्रूर शक्ति पर एक साम्राज्य बनाया था, ने अपना मोक्ष उन बच्चों के सम्मान में पाया जिन्हें सड़क ने तोड़ने की कोशिश की थी। मयंक के आदमी इस अप्रत्याशित दृश्य पर चौंक गए। उनकी दृढ़ता टूट गई जब बच्चों के साहस ने विश्वासघात की पूरी बदसूरती को उजागर कर दिया। सुरक्षाकर्मी पास आए, टकराव को समन्वित हिरासत के माध्यम से समाप्त कर दिया, न कि खून खराबे से। मयंक को बचे हुए धोखेबाजों के साथ हिरासत में ले लिया गया।
उसका आखिरी दांव इतनी शुद्ध अटूटता के सामने ढह गया था। विक्की घास पर बैठ गया। रिया अभी भी हताश होकर घाव पर दबाव डाल रही थी। जमाल, कमजोर, सिया की कुर्सी पर झुक गया। मीरा उनकी ओर दौड़ी। चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वह बगल में घुटनों के बल गिर पड़ी। पल की बेतु की बात हैरान कर देने वाली थी। एक गरीब माँ जिसने कभी बर्फीली रातें झेली थीं, अब देख रही थी कि उसकी बेटी और उसका दोस्त उस आदमी को बचा रहे हैं जिसने उन्हें सब कुछ दिया था, उसे भावनात्मक रूप से खंडित छोड़ दिया था। घूमते हुए पूरी घटना की तीव्रता से सुन। उसके बाद फैली तनावपूर्ण चुप्पी में, जबकि दूर बढ़ती हुई सायरन सुनाई दे रही थीं, विक्की ने अपनी धुंधली नजर से बच्चों को देखा। जमाल का बलिदान, रिया की न ढीली पड़ने वाली पकड़, सिया की शांत शक्ति, उनमें उसकी पूरी आपराधिक साम्राज्य से ज्यादा सम्मान था। यह एहसास उसे पहले से कहीं ज्यादा काट रहा था। इन सड़क के बच्चों ने मुझे दिखाया है कि असली शक्ति कैसी दिखती है। क्रूर आंतरिक संघर्ष जो उसे सालों से परिभाषित कर रहा था, आखिरकार बदलने लगा था। अपराधबोध एक गहरी कृतज्ञता और संकल्प में बदल रहा था। घंटों बाद उसी अस्पताल के विंग में जहां वह पहले ठीक हो रहा था, विक्की स्थिर था लेकिन गहरा सदमे में था। रिया और जमाल दोनों को हल्के घावों का इलाज मिला था। उन्होंने उसके कमरे को छोड़ने से इनकार कर दिया। मीरा बिस्तरों के बीच बैठी थी। डॉक्टरों का धन्यवाद करते हुए उसकी आवाज धीरे और कांपती हुई थी। फिर भी वह डर और राहत के बवंडर को समझ नहीं पा रही थी। विरोधाभास तीखा बना रहा। उसकी असहाय गरीबी की कहानी, अब उन्हें घेरे हुए दौलत और सुरक्षा के विपरीत, लेकिन इस पल में यह केवल उसकी शांत दृढ़ता पर जोर दे रहा था। अगली सुबह जब खिड़की से धूप आ रही थी, विक्की ने रिया का हाथ पकड़ा। बच्ची की छोटी उंगलियां, जिन पर अभी भी रात की परीक्षा के हल्के निशान थे, ने उसे कसकर पकड़ लिया। तुमने मुझे बचाया, उसने फुसफुसाया। आवाज भावनाओं से भारी थी। तुम दोनों ने। जमाल, पट्टी बौंधा हुआ लेकिन उत्साह में था, ने छोटे से सिर हिलाया। उसका पुराना अविश्वास आखिरकार कुछ ज्यादा गहरे में बदल गया था। आग में अर्जित सम्मान में आखिरी विश्वासघात सबसे ऊंची कीमत पर आया था, लेकिन इसने सबसे बड़ी सच्चाई का भी खुलासा किया था। बच्चों के साहस ने केवल जान नहीं बचाई थी, इसने उस दुनिया के खोखलेपन को उजागर किया था जिस पर विक्की कभी राज करता था। मयंक की हार का मतलब पुराने साम्राज्य का सच्चा अंत था। उसकी जगह कुछ नया और अटूट उठ रहा था, जो ताकत और पैसे में नहीं बल्कि उन लोगों के निस्वार्थ साहस में गढ़ा गया था जिनके पास कभी कुछ नहीं था। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी, शहर के क्षितिज को देख रही थी। रात की घटनाओं के बाद भी उसका दिल धड़क रहा था। बर्फीली दक्षिणी रातों से पूर्ण सुरक्षा के इस पल तक का रास्ता लंबा और दर्दनाक था, लेकिन यह उन्हें यहां ले आया था। शांत अस्पताल के कमरे में बीप करते हुए मॉनिटरों और कोमल सांसों से भरा एक परिवार टूटा हुआ और बिखरा हुआ धीरे धीरे एक साथ सिला जा रहा था। विक्की ने अपनी आंखें बंद कर लीं। रिया के साथ पिता का रिश्ता किसी भी घाव या अफसोस से ज्यादा चमक रहा था। नंगे पैर वाली बच्ची जो एक बार किसी और के दुख को ठीक करने के लिए नाचती थी, उन सभी को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले आई थी, और वह अपनी बची हुई जिंदगी यह सुनिश्चित करने में लगाएगा कि वह, जमाल, सिया और मीरा फिर कभी अकेले ठंडी रात का सामना न करें। देर वसंत की कोमल गर्माहट में मौर्य के बंगले का बगीचा उपचार का एक पवित्र स्थान बन गया था। विक्रम मौर्य अरब सागर के ऊपर एक चौड़ी पत्थर की बेंच पर बैठा था। उसका बगल अभी भी पट्टी बौंधा हुआ था। शरीर धीरे धीरे ताकत पकड़ रहा था। फूल, जिनके बीच रिया कभी नाचती थी, अपनी पूरी भव्यता में खिले हुए थे। उनके रंग शांत पानी में प्रतिबिंबित हो रहे थे। सिया पास में फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपने 2 पैरों पर पहले समर्थित कदम उठा रही थी। उसकी हंसी हवा में घुल मिल रही थी। जमाल और रिया लॉन पर गेंद का पीछा कर रहे थे। यह एक जीवित याद दिला रहा था कि वे सभी कितनी दूर आ गए थे। लेकिन विक्की का दिल ठीक हो रहे घावों से ज्यादा भारी बोझ उठा रहा था। मयंक की आखिरी हार ने एक अध्याय को बंद कर दिया था, लेकिन एक और खोल दिया था। अतीत के साथ एक गहरा टकराव जो दबे रहने से इनकार कर रहा था। बाद में उसी दोपहर जब मीरा दक्षिणी छोर से लाए गए पुराने बक्सों को खोल रही थी, तो उसके हाथों से कुछ फीके पड़े लिफाफों का एक छोटा बांधा हुआ ढेर गिर गया। वह जम गई। पतली उंगलियों ने बचपन की लिखावट में लिखे पते पर नजर फेरी। विक्की ने छत से उसकी अचानक स्थिरता को देखा और पास आया। उत्सुकता चिंता में बदल गई जब उसने उसकी आंखों में पहले से ही जमा आंसू देखे। यह रिया की तरफ से है, मीरा ने फुसफुसाया। आवाज धीरे और डरपोक थी, जैसे सच्चाई को जोर से कहने से डर रही हो। उसने इन्हें महीनों पहले लिखा था, बगीचे में उस पहले दिन से भी पहले। विक्की ने कांपते हाथों से ढेर लिया। एक एक करके उसने पत्र खोले।
हर एक को बस झील के किनारे बड़े घर में रहने वाले आदमी को संबोधित किया गया था। बच्चों की लिखावट में रिया ने अपना दिल उंडेल दिया था। एक छोटी लड़की के चित्र ऊंचे गेटों के पास नाचते हुए, व्हील चेयर में बैठी एक दुखी लड़की के बारे में नोट्स जिसे उसने बाढ़ के पार देखा था। इस बात पर सवाल कि इतना धनवान आदमी इतना अकेला क्यों लगता है। वह अपनी माँ की सफाई के दौरान उन्हें बाढ़ के पार खिसका देती थी, किसी सहज आकर्षण से खींची हुई थी जिसे वह खुद समझा नहीं सकती थी। उस दोपहर से बहुत पहले, जब वह आखिरकार अंदर कदम रखी थी, यह रहस्योद्घाटन विक्की पर एक खामोश वज्रपात की तरह गिरा। यह बच्ची, उसकी जैविक बेटी, महीनों से उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, अस्वीकृति और सड़कों के खतरों का जोखिम उठा रही थी, जबकि वह किले में बैठा था, कुछ भी नहीं जानता था। वह लड़की, जिसे वह कभी सिर्फ सड़क का बच्चा मानता था, अपने ही हाथों से उनकी दुनियाओं के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके अंदर क्रूर भावनात्मक संघर्ष किसी भी सड़क झड़प या शारीरिक घाव से ज्यादा तीखा होकर फट पड़ा। सिया की रक्षा न कर पाने और रिया को अनजाने में छोड़ने के 9 साल का अपराधबोध इस नई बहरा कर देने वाली सच्चाई से टकरा गया था। चौड़े कंधे इस सब के पूरे वजन से कांप गए। मीरा उसे देखती रही, चेहरा दर्द से चुपचाप छुर्रीदार था। वह तुम्हें महसूस करती थी विक्की, तब भी जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हम पार्क की बेंच पर सोते थे और हवा चीरती थी, जब मकान मालिक हमें बाहर बंद कर देता था और कहीं जाने की जगह नहीं होती थी। वह कहती रहती थी कि यहाँ कोई है जिसे हमारी जरूरत है। मुझे लगा कि यह बच्चों की कल्पना है, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसकी आवाज टूट गई, उनकी पिछली जिंदगी की बेतुकी। एक थकी हुई माँ और बेटी खाली पेट के साथ बर्फीली रातें झेल रही थीं, जबकि इस बच्चे का पिता कुछ ही किलोमीटर दूर अतुल्य धन में रहता था। मीरा को चक्कर आने लगा और वह सुन्न हो गई। उसके पैर लड़खड़ा गए। विक्की बेंच पर बैठ गया, पत्र उसकी गोद में बिखर गए। एक दशक में पहली बार शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन ने आंसुओं को खुले तौर पर बहने दिया, पहले धीरे धीरे, फिर गहरी सिसकियों में जो पूरे शरीर को हिला रही थीं। वह अपनी खोई हुई पत्नी के लिए रोया, सिया के चुराए गए बचपन के लिए, मीरा और रिया द्वारा अकेले झेली गई हर ठंडी रात के लिए, और उस निर्दोष लड़की के लिए जो केवल कागज और उम्मीद के साथ अपने अज्ञात पिता को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आंतरिक दरार इतनी गहराई के चरम पर पहुंच गई थी कि लगता था आत्मा का फिर से निर्माण हो रहा था। सत्ता, दौलत और नियंत्रण की सारी कवच इस तनावपूर्ण चुप्पी के पल में टूट गई थी। बगीचा आंसुओं में तैर रहा था और 9 साल का दबा हुआ दुख आखिरकार आजाद हो गया था। रिया ने लॉन के दूसरे छोर से यह देखा और जमाल उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। वह बिना किसी झिझक के बेंच पर चढ़ गई, छोटे हाथ उसकी गर्दन से लिपट गए। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? उसने पूछा, आवाज विनम्र लेकिन बचकानी चिंता से भरी थी। विक्की ने उसे अपनी ओर खींचा, बड़ा हाथ बेटी के सिर के पीछे से लिपट गया। पिता का प्यार, जिस दिन उसने उसे पापा कहा था, तब से इतना प्रचंड रूप से जागृत हुआ था, अब उसे पूरी तरह से घेर गया था। यह वह बच्ची थी जो बार बार उसके पास आई थी, हताश गरीबी से, एक अदृश्य बंधन से प्रेरित होकर। सदमे ने उसे पूरी तरह से नग्न कर दिया था। वह जो साम्राज्यों पर हुक्म चलाता था और दुश्मनों को शांत करता था, एक 8 साल की लड़की की दृढ़ता से विनम्र हो गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ढूंढ रही हो, उसने कहा, आवाज भारी थी। इन सभी महीनों में, जबकि मैं यहां बैठा था, अपने ही दर्द में खोया हुआ था। रिया थोड़ी पीछे हटी, आंखें चौड़ी और गंभीर थीं। तब भी जब तुम गेट पर डरावने लगते थे, मुझे पता था कि तुम एक अच्छे पापा बन सकते हो। मैंने बस अपने दिल से महसूस किया, इसलिए मैं बार बार वापस आती थी। मैं दुखी लड़की को हौसाना चाहती थी और शायद तुम्हें भी हौसाना चाहती थी। साधारण शब्द 9 साल के अनभरे घावों पर एक मरहम की तरह लगे। विक्की के आंसू बिना रुके बहते रहे, लेकिन अब वे दर्द नहीं बल्कि राहत ला रहे थे। जमाल बगल में खड़ा था, उसका पुराना अविश्वास बहुत पहले ही शांत समझ में बदल गया था। सिया पास आ गई, उसकी आंखें भी नम थीं जब वह अपने पिता का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ी। मीरा कुछ कदम दूर खड़ी रही। इस पल में उसका सतर्क दिल पूरी तरह से खुल गया। उसने उस आदमी को देखा जो कभी अभेद्य लगता था, अब पूरी तरह से रक्षाहीन था। अगली सुबह भावनात्मक परिणाम जारी रहे। विक्की धीरे धीरे बगीचे के रास्ते पर चल रहा था। रिया बगल में थी, पत्र सावधानी से उसकी जेब में रखे थे जैसे पवित्र अवशेष। मीरा के लिए उस सुबह एक और अन्यायपूर्ण नोटिस आया था, पुराने मकान मालिक की तरफ से आखिरी नौकरशाही मांग, लेकिन उसने नई ताकत से इसका सामना किया। अब वह इस बोझ को नीचे से नहीं ढो रही थी। उसी हफ्ते बाद में छत पर एक शांत शाम को विक्की ने परिवार के साथ अपने बचपन की गरीबी के टुकड़े साझा किए। वे रातें जब वह और मयंक भूख और हिंसा से छिपते थे, इससे पहले कि सत्ता ने उनके रास्ते बदल दिए थे।
मीरा ने शांत जिज्ञासा से सुना। साझा भेद्यता ने उनके रिश्ते को गहरा कर दिया। रोमांस के माध्यम से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और एक साझा सूत्र के माध्यम से बच्चों के लिए बेहतर जीवन की इच्छा। फव्वारे की शांति में, जहां रिया ने पहली बार नृत्य किया था, विक्की ने विशाल आत्म पुनर्मूल्यांकन की आखिरी लहर महसूस की। वह अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके छोटे हाथ अपने हाथों में ले लिए। बंगले की रोशनी पीछे चमक रही थी, दौलत के प्रतीक जो अब उस खजाने के बगल में द्वितीयक लग रहे थे, जिसे वह हमेशा के लिए चूकने वाला था। तुमने मुझे बचाने का काम बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था, इससे पहले कि मुझे पता चलता, उसने कहा। अंदर अभी भी तूफान रेजिंग था, फिर भी उसकी आवाज स्थिर थी। तुम और तुम्हारे पत्र, तुमने मुझे दिखाया कि मुझे कैसा पिता बनना चाहिए। रिया उसी चमकीली, आशा भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराई जिसने पहली बार उसकी दुनिया को तोड़ दिया था। जमाल और सिया उनके साथ शामिल हो गए। खून, पसंद और साहस से जुड़े 4 बच्चों ने उपचार का एक घेरा बनाया। मीरा ने शांति और खुशी के आंसुओं के साथ देखा। पूर्ण निराशा से गहरे अपनेपन के इस पल तक का उसका रास्ता भावना में पूरा हो गया था, भले ही नाम में न हो। भावनात्मक आत्म पुनर्मूल्यांकन ने विक्की को पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन इस विनाश में उसे अखंडता भी मिली। वह आदमी जिसने कभी डर के माध्यम से शासन किया था, अब समझ गया था, सच्ची शक्ति दया के सबसे छोटे, सबसे दृढ़ प्रदर्शनों से आती है। और बगीचे में, जो हर निर्णायक क्षण का गवाह था, एक नया अध्याय इंतजार कर रहा था, जो साम्राज्य या विश्वासघात से नहीं, बल्कि एक पिता और बेटी के बीच अटूट बंधन से परिभाषित था, जिसने उसे खोया रहने देने से इनकार कर दिया था। शुरुआती गर्मियों की सुनहरी रोशनी में मौर्य का बंगला बदल गया था। ऊंची पत्थर की दीवारें, जो कभी छाया की दुनिया की रक्षा करती थीं, अब संभावनाओं से भरे घर को घेरे हुए थीं। विक्रम मौर्य हल्के कदमों से बगीचे के रास्तों पर चल रहा था। ठीक हो रहे घाव चुपचाप तय किए गए रास्ते की याद दिला रहे थे। झील फूलों के पीछे चमक रही थी। हवा में ताजी कटी घास और खिलते गुलाबों की सुगंध थी। सिया अपनी 2 टांगों पर ज्यादा आत्मविश्वास से घूम रही थी, केवल एक हल्की छड़ी के सहारे सावधानी भरे कदम उठा रही थी। जमाल और रिया आगे दौड़ रहे थे। उनकी हौंसी, वह संगीत जिसकी इतनी देर से कमी थी। विक्की फव्वारे के पास रुक गया, जहां सब शुरू हुआ था। नंगे पैर वाली बच्ची, जो शुद्ध खुशी से नाच रही थी, ने न केवल उसकी बेटी को ठीक किया था, उसने परिवार शब्द के अर्थ को ही फिर से लिख दिया था। मीरा उसके पास आई। उसकी कभी पतली आकृति अब स्वस्थ और मजबूत थी। वह बच्चों के साथ बनाए गए ताजे नींबू पानी की ट्रे लिए हुए थी। वह अब डरपोक झिझक के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के शांत आत्मविश्वास के साथ बात करती थी, जिसने सालों की भटकन के बाद मजबूत जमीन पाई थी। एक गर्म दोपहर, जब परिवार एक पुराने ओक के पेड़ की छाया में इकट्ठा हुआ था, विक्की ने उस सच्चाई को कहने की हिम्मत जुटाई जो इतने समय से उसके अंदर पनप रही थी। वह रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके छोटे हाथ अपने हाथों में ले लिए। पिता का प्यार, जो उस पहली बार जब उसने उसे पापा कहा था, तब से इतनी प्रचंड शक्ति से जल रहा था, अब एक ऐसी गहराई से जल रहा था जिसने उसके पूरे अस्तित्व को फिर से लिख दिया था। तुमने मुझे ढूंढने के लिए हमारे बीच की सभी खाइयों को पार किया, उसने कहा। आवाज भावनाओं से भारी थी। उन रातों से जब ठंडी हवा तुम्हारा एकमात्र कंबल थी, इस बगीचे तक जहां तुमने उदासी को हारने से इनकार कर दिया। तुमने मुझे सिखाया कि करुणा की कोई सीमा नहीं होती, न कोई त्वचा का रंग, न कोई स्थिति। दौलत और गरीबी सच्चे प्यार को अलग नहीं कर सकते जब दिल संबंध चुनता है। मीरा आंसू भरी आंखों से देख रही थी, भूख और असहायता की अपमानजनक रातों को याद करते हुए। उनकी पिछली जिंदगी और इस नई वास्तविकता के बीच का अंतर अभी भी उसकी सांसें रोक रहा था, लेकिन अब यह एक पुल का काम कर रहा था, दीवार का नहीं। इस तनावपूर्ण चुप्पी के पल में विक्की ने सालों की आंतरिक पीड़ा से अंतिम मुक्ति महसूस की। अपराधबोध, जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था, एक गहरी कृतज्ञता और उद्देश्य में बदल गया था। कुछ हफ्तों बाद विक्की परिवार को दक्षिणी मुंबई ले गया, एक शक्तिशाली बॉस के रूप में नहीं, बल्कि एक आदमी के रूप में जो अपनी जड़ों की ओर लौट रहा था। उन्होंने पुराने मोहल्ले का दौरा किया, जहां मीरा और रिया कभी जीवित रहे थे। उसने चुपचाप कई सामुदायिक केंद्रों में निवेश किया, ऐसी जगहें जो मुफ्त भोजन, स्कूल कार्यक्रम और उन परिवारों को सहायता प्रदान करती थीं जिन्हें उन्हीं अन्यायों का सामना करना पड़ा था जो उन्होंने खुद जाने थे। एक केंद्र में बच्चे एक नए मैदान पर बेसबॉल खेल रहे थे, जबकि माता पिता व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ले रहे थे। विक्की ने धीरे धीरे लड़कों के एक समूह से बात की जो उसे जमाल की याद दिलाते थे। सबसे बड़ा ज्ञान ताकत से नहीं आता, उसने उनसे कहा, बल्कि हर दिन दया चुनने से आता है। रिया और जमाल खेल में शामिल हो गए। सिया मैदान के किनारे से चीयर कर रही थी,
मीरा मेजें लगाने में मदद कर रही थी। उसकी कोमल मुस्कान दोहक और दृढ़ता से प्राप्त शिक्षा को दर्शाती थी। विक्की ने फिर से गहरे आत्म पुनर्मूल्यांकन की एक लहर महसूस की। वह आदमी जिसने कभी डर से शासन किया था, ने दूसरों को ऊपर उठाकर अपनी सबसे बड़ी शक्ति पाई थी। उस रात बंगले में लौटकर परिवार छत पर नरम रोशनी की माला के नीचे इकट्ठा हुआ। विक्की ने रिया को अपनी गोद में बिठाया, उसे कसकर पकड़े हुए था। तुमने मुझे दिखाया कि सच्ची शिक्षा तब शुरू होती है जब हम अपना दिल उन लोगों के लिए खोलते हैं जिन्हें दुनिया नजरअंदाज करती है, उसने फुसफुसाया। हर परीक्षा जिससे तुम गुजरी हो, उसने मुझे किसी भी साम्राज्य से ज्यादा सिखाया है। जमाल उसकी बगल में झुक गया, अब सतर्क नहीं बल्कि पूरी तरह से भरोसा कर रहा था। सिया ने अपना सिर दूसरे कंधे पर रख दिया। मीरा धीरे से मुस्कुराई। पूर्ण निराशा से पूर्ण अपनेपन के इस क्षण तक का उसका रास्ता अटूट करुणा का एक वसीयतनामा था। शांत बगीचे में उन लोगों से घिरा हुआ जिसने उसे ठीक किया था, विक्की ने सभी में से सबसे गहरा सबक समझा। सच्चा मोक्ष बच्चों के निर्दोष हाथों से बहता है, जो खुशी चुनते हैं तब भी जब जिंदगी केवल दर्द देती है। गर्मियों के दिनों के लंबे होने के साथ विक्की ने पूरी तरह से नए रास्ते को अपना लिया। उसने पुराने साम्राज्य के आखिरी अवशेषों को भंग कर दिया, संसाधनों को उन कार्यक्रमों में निर्देशित किया जो जरूरतमंद परिवारों को वास्तविक शिक्षा और अवसर प्रदान करते थे। बंगला पिछवाड़े में बारबेक्यू, कहानी कहने की शामों, बेसबॉल खेलों के साथ मुलाकातों की जगह बन गया था, जहां समाज के सभी वर्गों के बच्चे एक साथ खेलते थे। दौलत अब उसे परिभाषित नहीं करती थी, इसके बजाय परीक्षणों और करुणा के सबक के माध्यम से प्राप्त ज्ञान उसकी विरासत बन गया था। एक सुनहरी शाम, जब सूरज आसमान को बैंगनी और सोने से रंग रहा था, विक्की रिया के साथ बगीचे के किनारे खड़ा था। उसने उसकी ओर देखा, आंखें साफ और चमकती हुई थीं। अब हम एक असली परिवार हैं, पापा। शब्दों ने उसे ऐसी शांति से भर दिया जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। नंगे पैर वाली लड़की ने सिर्फ उसकी जान नहीं बचाई थी, उसने उसे सिखाया था कि प्यार और करुणा किसी भी खाई को पार कर सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो याद रखें, सबसे बड़ा ज्ञान अक्सर अप्रत्याशित दोस्ती और बच्चों के शुद्ध दिल के माध्यम से आता है। सबसे महत्वपूर्ण सबक जो हम अपने साथ ले जा सकते हैं, करुणा उसे ठीक करती है जिसे ताकत कभी नहीं कर सकती। सच्ची शिक्षा तब शुरू होती है जब हम परिस्थितियों की परवाह किए बिना हर किसी में मानवता को देखना सीखते हैं। ये सच्चाइयां आपके साथ रहें और ES% नई मानवता के एस की लाखा आपके अपने रास्ते में प्रकाश लाएं। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को हम अच्छे स्वास्थ्य, आनंदमय जीवन और हर दिन शांति की कामना करते हैं। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपको कैसा लगा, यह कहानी आपके जीवन से कैसे मेल खाती है। हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं और आपके दिलों की गहराई से भावनाओं को सच में सुनते हैं। यहाँ रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। डिस्क्लेमर: इस चैनल पर सभी कहानियां काल्पनिक हैं और पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। वास्तविक लोगों, घटनाओं या स्थानों से कोई भी समानता संयोगवश है।